पाइथन के सीखने के बाद यदि आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो जॉब के अंदर आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, वो है प्रोजेक्ट बिल्डिंग। यदि आपने कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बनाया है पाइथन को सीखने के बाद, तो फिर आपको जॉब मिलने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि कंपनी क्या मांगती है, प्रोजेक्ट्स मांगती है या फिर एक्सपीरियंस मांगती है। तो फिर इसी के लिए मैं लेके आया हूं पाइथन के प्रोजेक्ट्स की एक प्लेलिस्ट, जिसके जरिए आप प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड किए जा सकते हैं पाइथन के थ्रू वो सीखेंगे, और इन प्रोजेक्ट्स को बनाकर आप अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं और किसी भी ड्रीम जॉब को गेट कर सकते हैं। तो इसी के प्लेलिस्ट के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉप प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनको आप बनाकर कंप्लीट पाइथन के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी शुरू करते हैं इस प्लेलिस्ट को। Hey everyone, once again welcome to WS Script Tech. Myself गौरव, और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम सीखने वाले हैं कि फेस डिटेक्शन ऐप जो होता है या फेस डिटेक्शन जो होता है यहाँ पर, वो आप पाइथन के थ्रू कैसे बिल्ड कर सकते हैं। इसको हम डिटेल के साथ देखने वाले हैं। इसके लिए कौन कौन सी लाइब्रेरी की जरूरत पड़ने वाली है और किस किस चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, वो सारी चीजें आज हम डिटेल के साथ देखने वाले हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक फेस डिटेक्शन ऐप कहाँ यूज होता है, कहाँ आपको देखने को मिल सकता है, पहले वो चीज मैं आपको समझा देता हूँ, देन हम सेकेंडली इसके ऊपर रन करेंगे। तो फर्स्ट चीज मैं आपके पास यहाँ पे दिखाऊंगा फेस डिटेक्शन ऐप कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर आपके जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर भी आप फेस डिटेक्शन को देख सकते हैं। एंड सेकेंडली देखिए, आप कोई भी मोबाइल उठाते हैं, चाहे आप एमआई का फोन उठा लीजिए या आजकल के जो भी फोन आपके पास आते हैं यहाँ पर, उनके अंदर भी एक फेस डिटेक्शन होता है, जिसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं, जितने ह्यूमंस आपके पास होते हैं उनों के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ एक फेस आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर अपने सिस्टम के अंदर भी बता देता हूँ यहाँ पर कि फेस डिटेक्शन ऐप कहाँ देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैमरा ओपन करता हूँ। मैंने कैमरा ओपन किया तो देखिए आपके पास ये कैमरा आ चुका है। अब इस कैमरे के अंदर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो एक स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ आ रहा है जो कि मेरे फेस के बारे में बता रहा है। जैसे जैसे मैं मूव ऑन कर रहा हूँ वैसे वैसे देखिए ये जो फेस है, वो फेस डिटेक्शन का जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो भी आपके पास क्या कर रहा है, मूव ऑन करता हुआ जा रहा है। दैट इज कॉल्ड ऑफ फेस डिटेक्शन। तो यदि आपको यही चीज आपको पाइथन के थ्रू बिल्ड करनी है तो ये पाइथन के थ्रू कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम ये समझने वाले हैं। तो फिलहाल अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूं क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा फेस मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो चलिए हम इसको समझते हैं कैसे बनने वाला है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है हमारी लाइब्रेरी की, कि हम कौन सी लाइब्रेरी का यूज करके ये फेस डिटेक्शन ऐप बना सकते हैं या फिर फेस डिटेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है वो आपके पास है ओपनसीवी। अब ये ओपनसीवी लाइब्रेरी आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको क्या करना है, opencv.python लिखना है गूगल के ऊपर जाके। यहाँ पे सबसे ऊपर जो pypip की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पाइथन की जो आपके जहाँ पे फाइल आपको मिलती है, जहाँ पे मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं, लाइब्रेरीज आपको मिलती है, वहां पे आपको ओपनसीवी मिल जाएगा। अब इस ओपनसीवी का काम क्या है, जरा इसको समझे। तो ओपनसीवी आपके पास इमेजेस से रिलेटेड काम करती है, इसके साथ साथ जो वीडियो होता है आपके पास उसके ऊपर भी वर्क करती है। मतलब इसका जो प्रॉपर वर्क होता है वो वीडियो से रिलेटेड और इमेजेस के ऊपर वर्क होता है। इसके थ्रू आप इमेज प्रोसेसिंग वगैरह, इमेज के ऊपर आपका फिल्टर वगैरह, कलरिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अब इस ओपनसीवी को कैसे लेना है, तो सबसे पहले ये जो पिप इंस्टॉल ओपनसीवी लिखा है इसको जस्ट आप कॉपी कर दें, नीचे जाके सर्च बार के अंदर जाके आप यहाँ पे लिखे cmd, मतलब आपको कमांड प्रोम ओपन करना है। कमांड प्रोम ओपन करने के बाद ये पिप इंस्टॉल ओपनसीवी जो आपके पास कोड है ये आपको रन कर देना। इससे क्या होगा कि ओपनसीवी वाला जो मॉड्यूल है वो आपके सिस्टम के अंदर आ जाए। तो फिलहाल अभी ये जो मॉड्यूल है वो मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है, दैट्स आपका रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है। यदि आपके सिस्टम के अंदर नहीं होगा दैट्स आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओपनसीवी को इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड कोड लिखना है। तो चलिए कोडिंग पार्ट में चलते हैं। कोडिंग पार्ट के अंदर सबसे पहले आपको एक पाइथन की फाइल बनानी है जिसके अंदर आप अपना कोड करने वाले हैं। ये फाइल आप जुपिटर नोटबुक पे बना सकते हैं, आप चाहें तो किसी और पे डायरेक्टली काम कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है उस तरह आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब इस ओपनसीवी को वर्क कैसे करना है, तो सबसे पहले ये जो ओपनसीवी वाला जो मॉड्यूल है इसे आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसका जो मॉड्यूल का नाम है वो आपके पास है cv2। अब हम यहाँ पर फेस डिटेक्शन करने से पहले सबसे पहला हम यहाँ पे करेंगे, हमारा जो कैमरा है, मतलब हमारे जो सिस्टम का कैमरा है, उस कैमरे को इनेबल करेंगे। एंड इनेबल करने के बाद उससे जो वीडियो कैप्चर होती है, पहला हमारा काम वही होगा। देन सेकंड हम यहाँ पर फेस डिटेक्शन लगाएंगे। तो पहला हम यहाँ पे करेंगे, हमारा जो यहाँ पे कैमरा है उस कैमरे को इनेबल करते हैं। देखिए कैमरे को इनेबल करने के लिए सबसे पहले मुझे ये जो कैमरा है ये कैमरे को ऑन करवाना है, मतलब वीडियो को कैप्चर करवाना है। तो उसके लिए हमें एक आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और cv2 के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है। उन फंक्शन के अंदर हमें जो वीडियो इनेबल फंक्शन है उसको यहाँ पर इनेबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके थ्रू मैं cv2 डॉट मैं यहाँ पे लूंगा वीडियो कैप्चर के नाम से, जो कि हमारे कैमरे को इनेबल करेगा। अब यदि आपको रन टाइम कैमरे को इनेबल करना है, दैट्स वीडियो कैप्चर डॉट जीरो को आपको यूज करना पड़ेगा। इससे आपका क्या होगा, रन टाइम आपका कैमरा इनेबल हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं ये जो कैमरा है वो आपके पास एवरी टाइम ऑन रहे, बस एक पर्टिकुलर मैं यहाँ पे की प्रेस करूं, उस पर्टिकुलर की के ऊपर आपके पास जो कैमरा है वो डिसेबल हो जाए। इस तरह से हम यहाँ पे करना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा while true का। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया while,
एंड उसके बाद मैंने लगाया ट्रू, जिसके थ्रू आपका जो कैमरा है वो परमानेंट टाइम के लिए ऑन हो जाएगा। वाइल ट्रू आपके पास इनफाइनाइट लूप चलाने के लिए काम आता है यहाँ पर, जब तक आप यहाँ पे क्लोज नहीं करते तब तक ये चलता रहेगा। तो बस सेम एज हम यहाँ पे करेंगे, वाइल ट्रू लगाएंगे, वाइल ट्रू के थ्रू हमारे जो कैमरा है वो इनेबल हो जाएगा। दैट्स आपके पास यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, जब तक आप कोई बटन प्रेस ना कर दे या कोई की प्रेस ना कर दे। अब सेकंड चीज यहाँ पर आपके पास क्या आएगी कि ये जो कैमरा है, इस कैमरे को हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ये जो पिक्चर्स है, ये इस पिक्चर्स को हमें रीड करना पड़ेगा। मतलब कैमरा तो इनेबल हो चुका है, लेकिन अब जो इमेजेस होता है, रन टाइम इमेजेस होती है, उसे रीड करना पड़ता है। तो इमेजेस को रीड करने के लिए सबसे पहले अब मुझे यहाँ पर दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर रेट नाम से एक डिफॉल्ट वेरिएबल बना लेता हूँ। सेकंड, मैं यहाँ पे वीडियो के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जो कि क्या करेगा, वीडियो को कैप्चर करेगा। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे जो मैंने वीडियो लगाया है, मतलब वीडियो कैप लगाया है, डॉट यहाँ पर इस जो इमेजेस आई है, इसे मुझे क्या करना है, रीड करना है। चलिए इसे रीड कर लेते हैं। अब रीड करने के बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर, कि ये जो इमेजेस है वो रीड हो चुकी है। रीड होने के बाद अब मुझे ये इसको शो करना है। देखिए शो करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे वापस कैमरा इनेबल करता हूँ, तो कैमरा इनेबल करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, पर्टिकुलर एक फ्रेम बना हुआ आता है। इस फ्रेम के अंदर दो चीजें होती है, एक तो पहला होता है टाइटल, जो कि आपका दिख रहा है यहाँ पर कैमरे के नाम से। दूसरा एक फ्रेम बना हुआ आ रहा है जिसके अंदर मेरी जो वीडियो है वो चल रही है। तो इस तरह का जो फ्रेम है हमें यहाँ पर बनाना है। चलिए तो अब इस फ्रेम को बनाते हैं। तो फ्रेम को बनाने के लिए CV2 डॉट यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा आई एम शो। यस, इमेज को मुझे शो करना है तो आई एम शो फंक्शन का यूज करूंगा, ये शो करेगा। अब इसके लिए सबसे पहले मुझे फ्रेम का नाम देना है, तो मैं यहाँ पर वीडियो लाइव के नाम से लगाना, वीडियो अंडरस्कोर यहाँ पे लाइव के नाम से फ्रेम बना रहा हूँ, क्योंकि ये लाइव वीडियो चल रहा है यहाँ पर। देन सेकेंडली मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो वीडियो जो कैप्चर हो रहा है, उस कैप्चर का मुझे यहाँ पर नेम देना पड़ेगा। तो कैप्चर का नेम क्या है, यहाँ पर वीडियो के नाम से है, तो मैं यहाँ पर वीडियो दे रहा हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, वीडियो अंडरस्कोर डेटा के नाम से बना देते हैं इसको, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, ताकि कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो अंडरस्कोर यहाँ पर डेटा के नाम से बना। ओके, तो ये हमारे पास वीडियो आ चुका है और हमें लाइव दिखा दे। लेकिन अब हमारा जो वीडियो है कभी ना कभी तो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वाइल ट्रू आपके पास कंटिन्यूस टाइम पीरियड के लिए चलता रहेगा। तो अब इसको बंद करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे, चलिए की लगाते हैं। तो मैं इफ एल्स लगा रहा हूँ, और इफ एल्स लगाने के बाद CV2 जो है यहाँ पर डॉट, इसके अंदर होता है वेट की। वेट की क्या करती है, बेसिकली आपका जो इमेजेस है, उस इमेजेस, मतलब ये जो कैमरा है, अभी तो हम कैमरे की बात करें या इमेजेस की बात करें, इसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या करती है, रन करती है, मतलब उसको शो करवाती है। तो CV2 के अंदर अब क्या होता है, वेट की, और वेट की के जरिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी इमेजेस को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए स्टॉप करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वेट की को यहाँ पर इनेबल कर दिया है, ताकि आपके पास उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इमेजेस चलती रहे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि नहीं, ये इमेजेस बंद हो जाए जब मैं एक पर्टिकुलर चीज दूं यहाँ पर, मतलब पर्टिकुलर की दूं यहाँ पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ORD का यूज करूंगा की के लिए, और इस ORD के अंदर मैं A को प्रेस करूंगा, तब मेरे पास यहाँ पे जो इमेजेस है वो बंद हो जानी चाहिए। अच्छा एक काम हो गया, मैंने इसको रन कर दिया। अब इसके अंदर मुझे कोड लिखना पड़ेगा, वैसे ही आपके पास यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इफ की जो कंडीशन है वो ब्लैंक नहीं रख सकते। फिर मैंने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद ये आपका कोड कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ये जो आपके पास वीडियो कैप्चर हुआ है, इस वीडियो कैप्चर को आपको रिलीज करना पड़ेगा। तो मैंने वीडियो कैप्चर डॉट यहाँ पर रिलीज फंक्शन का यूज किया है, ताकि ये जो है वो रिलीज। चलिए तो अब इसके रन करने की बारी आ गई है, तो मैं इसे रन करता हूँ। एक प्रॉब्लम हो गई है, इक्वल्स टू ओके। चलिए तो इसे मैं रन कर रहा हूँ, एंड देन मैं इस वाली जो मैंने जो कमांड लिखा है इसको मैं रन करता हूँ। देन जैसे ही मैंने रन किया तो देखिए अब हमारे पास नीचे एक टिंकर का लोगो आ चुका है, टिंकर फाइल का लोगो आ चुका है। देन इसको ओपन करेंगे तो मेरा ये कैमरा इनेबल हो चुका है। अब आप इस कैमरे को देखेंगे तो वीडियो लाइव के नाम से मुझे टाइटल दिख रहा है। देन मेरा कैमरा भी इनेबल हो चुका है, और जैसे मैं इसके अंदर हाई करता हूँ तो ये सारी चीजें मेरे पास आ चुकी है यहाँ पर। अब इसको मुझे क्लोज करना है, तो फिलहाल मेरे पास देखिए क्लोज बटन भी है, और मैंने क्लोज बटन भी बना रखा है, जिसके नाम से मैंने रखा है ए के नाम से। ये आपका जो है वीडियो जो कैमरा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, आपके लिए क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे क्लोज करना चाहता हूँ। तो क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ए को प्रेस करूंगा, और ए को जैसे ही प्रेस करूंगा ये क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ये क्लोज हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। फिलहाल हमने क्या किया, यहाँ पर वीडियो को इनेबल किया। अब सेकंड चीज हमारे पास क्या आती है कि हम बनाना चाहते हैं फेस डिटेक्शन, क्योंकि अभी तक हमारे पास क्या होता, वीडियो आपके पास आया था और हमने उसे देखा था, लाइव रन टाइम वीडियो को देखा हमने यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि हम चाहते हैं कि ये जो वीडियो है ये हमारे पास फेस को डिटेक्शन करे, क्योंकि वो फेस को डिटेक्शन नहीं कर रहा था, वो नॉर्मली चल रहा था। अब मैं चाहता हूँ फेस डिटेक्शन करें। फेस डिटेक्शन करते हैं। तो फेस डिटेक्शन करने के लिए सबसे पहले जो मेरे फेस के फीचर्स हैं, उन फीचर्स को मुझे यहाँ पर कैप्चर करना पड़ेगा। अब ये फेस के जो फीचर्स हैं वो कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कोड दिखा रहा हूँ, क्या करना है आपको। तो फिलहाल ये जो कोड लिखा है मैंने इसको क्या कर रखा है, कमेंट कर रखा है। देन कॉपी करके मैं नीचे रख रहा हूँ यहाँ पर, ताकि यदि आपको यदि केवल और केवल कैमरा इनेबल करना हो तो आप इस कोड को लिख सकते हैं।
और अब यदि आपको फेस डिटेक्शन बनाना हो तब क्या कोड लिखना है उसको जरा समझते हैं। फेस जो है आपका, जो आपका नॉर्मल फेस है यहाँ पर, उस फेस के साथ जो आपका डिटेक्शन होता है, डिटेक्शन मतलब आपके फेस के अंदर क्या क्या चीज होती है। फेस के अंदर आईज होती है, नोज होती है, लिप्स वगैरह ये चीजें होती है, आपका जो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को आपको कैप्चर करना पड़ेगा। अब इन सारी चीजों को कैप्चर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेस आपके पास कैस्केड आपके पास यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जो कि क्या करेगा, जो फेस के जो क्लासिफिकेशन है उनको यहाँ पे कैच करेगा। तो उसके लिए मुझे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर फेस के नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ। फेस कैस मतलब कैप्चर कर रहा है बेसिकली, तो फेस कैप्चर के नाम से यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ, जो कि क्या होगा यहाँ पर cv2 डॉट यहाँ पर आपके पास कैस्केड नाम से यहाँ पे फंक्शन है, उसका आपको यूज करना पड़ेगा। तो कैस्केड क्लासीफायर आपके पास क्या करेगा, बेसिकली जो आपके फेस के जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि आईज, नोज, माउथ वगैरह, ये सारी चीजों को कैप्चर करेगा। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, वो कैप्चर के लिए जो डेटा चाहिए वो डेटा देना पड़ेगा। अब ये डेटा आपको कहाँ मिलने वाला है, तो ये डेटा आप डायरेक्टली गिटहब से भी ले सकते हैं। यदि आप गिटहब्स वगैरह जो ऑफिशियल वेबसाइट गिटहब्स वगैरह या फिर इंटरनेट से नहीं डेटा लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली cv2 की जो फाइल आपने इंपोर्ट की है वहां से भी ले सकते हैं। अब ये cv2 की फाइल आपको कहाँ मिलेगी, जनरली आपका जहां पाइथन को इंस्टॉल किया वहीं पे आपको cv2 की फाइल देखने को मिल जाएगी। जैसे मेरा जो पाइथन है वो C ड्राइव के अंदर ही है, डायरेक्टली पाइथन 3.10। यदि आपका पाइथन यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको ऐप डेटा वगैरह जो फोल्डर है वहां जाके पाइथन को ढूंढना पड़ेगा। तो ये मैंने जैसे ही ओपन किया, अब यदि पाइथन की लोकेशन आपको नहीं पड़ती है कि cv2 कहाँ इंस्टॉल हुआ है, तो देखिए जब आपने यहाँ पर पाइथन के अंदर ये इंस्टॉल किया था, मतलब ये प्रोग्राम जब आपने इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखा जाता है कि C ड्राइव के अंदर जाके आपके पास पाइथन 3.10 के अंदर जाके, लाइब्रेरी के अंदर जाके, साइड पैकेजेस के अंदर जाके आपका जो cv2 है मतलब ओपन cv जो आपके पास है ये वहां पे इंस्टॉल हुआ है। तो पर्टिकुलर वहां जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो मैं भी वही करने वाला हूँ, C ड्राइव के अंदर जाके पाइथन लाइब्रेरी और साइड पैकेजेस के अंदर जाके सर्च करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपका मसल्स वगैरह जो आपके फेस डिटेक्शन चीजें हैं वो कहाँ मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ पाइथन 3.10 के अंदर, फिर मैं लाइब्रेरी के अंदर आ चुका हूँ। लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद मैं साइड पैकेजेस पे जाऊंगा, साइड पैकेजेस के अंदर जाके मैं अब यहाँ पर cv2 को ढूंढूंगा। तो मेरे पास जो cv2 है वो मुझे मिल जाएगा, एट दैट्स हियर cv2। देन cv2 को ओपन किया, cv2 को ओपन करने के बाद डेटा नाम से आपका एक फोल्डर है, जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे डेटा नाम से फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ XML फाइल मिल जाएगी। ये XML फाइल आपके पास प्री डिफाइंड कुछ कोड लिखे हुए हैं जो कि अलग अलग फेस से रिलेटेड है, मतलब आपके पास फेस से रिलेटेड है, कुछ आईज से रिलेटेड है, कुछ आपके पास बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर आपको फेस से रिलेटेड चीजें ढूंढनी पड़ेगी। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास क्या है, हैरी कैस्केड आईज है, यहाँ पर हैरी कैस्केड आईज टी आईज ग्लासेस से रिलेटेड है। आपके पास देखिए फ्रंट के क्लासेस क्लासेस है, और यहाँ पे भी देखिए फ्रंट फेसेस है, और यहाँ पे देखिए फ्रंट पेज एक्सेल आपके पास है यहाँ पर। देन नीचे भी आपके पास और भी फाइल्स पड़ी है जो कि फेसेस से रिलेटेड आपको चीजें देखने को मिलेगी। तो देखिए ये फुल बॉडी के ऊपर भी है, मतलब यदि आप फुल बॉडी के ऊपर लगाना चाहते हैं तो इस फुल बॉडी को लगा सकते हैं। तो फिलहाल आप इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो इसमें से मैं जो लेने वाला हूँ वो ये लेने वाला हूँ, हैशकेड फ्रंट फेशियल डिफॉल्ट XML लेने वाला हूँ। तो मैं रीनेम में जाऊंगा और ये जितना भी नेम है जस्ट मैं इसको कॉपी कर लूंगा, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा और अपने फोल्डर के अंदर जाके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए ये जो पाथ है वो अलग जगह फाइल पड़ी है, तो मुझे फाइल का पाथ भी देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाऊंगा, प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये जो पाथ दे रखा है इस पाथ को पूरा कैप्चर कर लूंगा, क्योंकि मुझे इस पाथ की जरूरत पड़ेगी। विदाउट एनी पाथ आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फाइल है वो किसी और फोल्डर में, और ये जो आप पाइथन की फाइल बना रहे हो वो किसी और फोल्डर में। या तो वो फाइल को लेके आप उसी फोल्डर के अंदर कॉपी कर दें, या डायरेक्टली आप काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एड्रेस के साथ काम करना चाहूंगा, तो मैंने वो एड्रेस यहाँ पे दे दिया, और एड्रेस के अंदर ये जो जितने भी बैकवर्ड स्लैश है इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके पास फॉरवर्ड स्लैश के अंदर। तो मैं इनको फॉरवर्ड स्लैश के अंदर कन्वर्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पर, दैट ताकि ये वर्क कर सके। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ये कन्वर्ट कर दिया। चलिए अभी हमारा ये जो कैप्चर है वो यहाँ पे आ चुका है, हमारा जो कैप्चरिंग पार्ट है वो आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट अब देखिए वीडियो कैप्चर हो चुका है, हमारे बॉडी पार्ट को भी वो सेलेक्ट कर चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हमें यहाँ पर बॉक्स शो करवाना है, लेकिन उससे पहले देखिए क्या होता है कि बॉक्स आप जब भी शो करवाने जाते हैं तो आपको जो इमेज है उस इमेज का जो कलर है वो कलर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर में लाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो मसल्स है वो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आपको क्लियरली दिखाई देती है, यहाँ पर आपके पास रंगीन के अंदर नहीं दिखाई देती है। दैट्स आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको जो इमेजेस है उसको ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, एक पर्टिकुलर वेरिएबल का यूज करूंगा जो कि आपका वीडियो कैप्चर होने के बाद होगा, मतलब रीड होने के बाद यहाँ पे जरूरत होगी। कलर का यूज कर रहा हूँ, तो COL के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पर, जो कि क्या करेगा cv2 डॉट यहाँ पर जो आपके पास CVT कलर है, ये जो CVT आपके पास कलर है उसका यूज करेंगे हम यहाँ पर। CVT कलर का यूज करें, और CVT कलर के अंदर सबसे पहले तो मुझे जो इमेजेस आई है ये इमेजेस जिसका मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं वो डालने वाला हूँ कलर,
मतलब ये क्या करेगा, ग्रे कलर के अंदर कन्वर्ट करेगा। लेकिन अब हमें कलर को चेंज करना है किसके अंदर, जो हमारा कलर है यहाँ पर उसको ग्रे कलर से कन्वर्ट करेंगे। मतलब पहले ग्रे कलर के अंदर लाएंगे जिससे हमें मसल्स वगैरह सब पता चल सके, मतलब जो बॉडी पार्ट है हमारे पास उसका पता कर सके। देन उस कलर को वापस रीअरेंज करके हम क्या करेंगे, कलर में लेके आएंगे, राइट। तो उसके लिए हम दोबारा फिर से CV2 डॉट यहाँ पर मैं यूज करूंगा कलर का, ताकि मेरे पास जो कलर है वो मुझे दिखे। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, कलर का यूज किया है। एंड CV2 डॉट यहाँ पर मैं कलर का यूज कर रहा हूँ। बेसिकली कलर में जाना है और कलर के अंदर जाने के बाद आपको कलर चूज करना है BGR2 ग्रे कलर। इसके अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे मल्टीपल कलर आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो लेकिन हमें जो कलर चूज करना है वो हमें यूज करना है BG2। यस मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फिर से BG2 ग्रे कलर को यूज करना है, ताकि हम ग्रे कलर मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर है उनको यूज करते हुए हम हमारा काम कर सकें। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारा जो बॉक्स है उस बॉक्स को तैयार करते हैं। लेकिन बॉक्स को तैयार करने से पहले हमारा जो फेस है, इस फेस के जो स्ट्रक्चर्स है उनको मुझे कवर अप करना पड़ेगा। तो फेस के स्ट्रक्चर्स को कवर अप करते हैं। फेस के स्ट्रक्चर को कवर अप करने के लिए हमें कुछ इस तरह के प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। हमें सबसे पहले एक फेस नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। दैट्स फेस के जो कैप्चर्स हैं, फेस के जो डेटा है और जो हमने यहाँ पे कैप्चर किया। कहाँ है ये फेस के डेटा, ये देखिए फेस डॉट वेरिएबल हमने कैप्चर किया। इससे हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा बहुत सारी स्किल्स को, जैसे कि आपके पास कितनी साइज होनी चाहिए, दैट्स कितने स्केल फैक्टर्स वगैरह होने चाहिए, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। दैट अब हम यहाँ पर हमारा जो बॉक्स है वो तैयार कर सकते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए मुझे 4 पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई एंड आपके पास हाइट एंड विड्थ। तो मैं यहाँ पे विड्थ कॉमा हाइट यहाँ पर देने वाला हूँ, ये पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। और इन आपके पास कहाँ से मिलेगा, इस फेसेस से मिलने वाला है, राइट। इस फेसेस के ऊपर मैं अप्लाई करने वाला हूँ, ये लगा रहा हूँ। दैट्स अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, CV2 डॉट यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर रेक्टेंगल के नाम से CV2 डॉट यहाँ पर रेक्टेंगल के नाम से हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट आपको बना के देता है। तो उस स्क्वायर ब्रैकेट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। तो मैंने कहा वीडियो डेटा जो आपके पास आया है, जिसके ऊपर आप रीड कर रहे हैं, उसके ऊपर अप्लाई करना है। देन सेकंड चीज, अब आपके पास क्या क्या दिखना चाहिए, तो एक तो इसकी हाइट और विड्थ मुझे दिखाई देनी चाहिए, मतलब एक्स कॉमा वाई का डेटा दिखना चाहिए। और एक्स कॉमा वाई का जो डेटा मिल रहा है उसके अंदर एक्स प्लस डब्ल्यू, मतलब आपके पास ये जो डेटा है वो आपके पास एक्स प्लस डब्ल्यू, मतलब एक्स प्लस मैं बात करना चाहूँ कि जो डेटा आपके पास है वो आपका डेटा एक्स प्लस डब्ल्यू मतलब कुछ चौड़ाई के साथ दिखना चाहिए जितना आपका फेस है, ठीक है। एंड वाई प्लस हाइट के अकॉर्डिंग आपका डेटा दिखना चाहिए। और जो कलर है वो कलर देने जा रहा हूँ, तो 0,225,0 ये कलर होना चाहिए और इसकी विड्थ आपके पास 2 होनी चाहिए। बस ये हम यहाँ पर रन करना चाहते हैं। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से इसको रन कर लेता हूँ सबसे पहले CV2 को, एंड देन मैं नेक्स्ट इसको रन कर रहा हूँ ताकि मेरा फेस डिटेक्शन स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए मेरे पास वीडियो आ चुका है और एक बहुत ही अच्छा फेस डिटेक्शन बन चुका है। अब देखिए जैसे जैसे मैं मूव ऑन कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे ये फेस डिटेक्शन भी आपका मूव ऑन कर रहा है। ये हमारे पास क्या कर रहा है, हमारी जो मसल्स है उसको कैप्चर कर रहा है। अब मैं इस कोड को जरा यहाँ पर देखिए, पहले तो इस वीडियो को थोड़ा साइड में करता हूँ एंड नेक्स्ट अब मैं आपको यहाँ पर इस कोड से रिलेटेड काफी चीजें समझाता हूँ जो कि इससे रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले इसने वीडियो को कैप्चर किया हमारे पास, जो कि आपके पास इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर से लिखा हुआ है। देन सेकंड चीज अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो सेकंड चीज आपके पास ये जो CV2 डॉट कलर्स का यूज किया गया है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, सबसे पहले जो हमारे कलर है, मतलब हमारा जो वीडियो का कलर है, इस वीडियो को कलर को ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। क्योंकि हमारी जो फेस की जो मसल्स हैं, जो आपकी चीजें मसल्स इन द सेंस, मतलब मैं बेसिक बात करूं यहाँ पर, तो जो आईब्रोज है, आईज है, नोज है, लिप्स वगैरह, ये सारी चीजों को कैप्चर कर रहा है। देन सेकेंडली चीज आपके पास ये जो कैप्चर हुआ डेटा है, इस कैप्चर हुए डेटा को पहले ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट किया ताकि फेस डिटेक्शन समझ सके। देन थर्ड चीज हमने यहाँ पे क्या किया, उसको वापस कलराइज किया। देन नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये जो मसल्स डिटेक्ट हुए, इसके अंदर कुछ फैक्टर्स के थ्रू हमने ये डेटा कलेक्ट किया। अब हमारा ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स बनाने के लिए हमने इस फॉर लूप का यूज किया और फॉर लूप के जरिए हमने क्या किया है, इस बॉक्स को यूज किया, मतलब बॉक्स को बनाया है। यहाँ पर ये जो आपके पास ग्रीन कलर का जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस ग्रीन कलर के बॉक्स को मैंने डिटेक्ट किया। अब पहला तो कहाँ डिटेक्ट होना चाहिए, तो जो वीडियो डेटा जो कैप्चर हुआ है वहां पे, और एक्स एंड वाई मतलब ये जो आपके पास नीचे जो डेटा देता है, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस के हिसाब से लिया। और हाइट एंड विड्थ कितनी होनी चाहिए वो मैंने डिसाइड किया, कलर को डिसाइड किया, विड्थ कितनी होनी चाहिए, इस बॉक्स जो बॉक्स दिख रहा है आपके पास, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो वो बॉक्स भी मैंने यहाँ पर डिसाइड किया। और आई एम शो के जरिए से हमने क्या किया, इसे शो किया, यहाँ पर एक बॉक्स आपका तैयार किया यहाँ पर, एंड वेट की के जरिए हमने इसको वेट कराया। और जैसे ही मैं इसके अंदर ए को प्रेस करता हूँ, ये क्लोज हो जाएगा हमारे पास ये प्रोग्राम। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। दैट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये होता है फेस डिटेक्शन ऐप, जिसके थ्रू आप यहाँ पर फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टी फेस होंगे तो वो इन सभी को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और आपके सामने यहाँ शो करेगा। तो आई थिंक आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको फेस डिटेक्शन बनाना है। यहाँ पर मैंने 1 by 1 सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझाया है कि क्या क्या चीजें किस तरह से यूज होगी।
चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर कि वर्ड लिस्ट होती क्या है। वर्ड लिस्ट के अंदर आपके पास क्या होता है, जितने भी तरीके के आपके पास वर्ड है, अल्फाबेट्स हो, डिजिट हो या स्पेशल कैरेक्टर हो, इनका कॉम्बिनेशन आपके पास लिखा होता है। इसका यूज आप पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज करते हैं। वर्ड लिस्ट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, चाहे वाईफाई का पासवर्ड हो, चाहे आपके पास पीडीएफ के अंदर लॉक लगा हो उस तरह का पासवर्ड हो, किसी भी तरीके के आपके पास प्रोटेक्शन को क्रैक करने के लिए आप क्या करते हैं, वर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। अब इस वर्ड लिस्ट को कैसे बना सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी उसको जरा समझे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर है आपके पास स्ट्रिंग मॉड्यूल। देन उसके बाद हमें जो मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे इटरेशन टूल। इन दोनों की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक अच्छी वर्ड लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वर्ड लिस्ट तैयार करते हैं यहाँ पर। उसके लिए मैं आपको क्या ले जा रहा हूँ, जुपिटर नोटबुक में ले जा रहा हूँ, जहां पे मैं आज ये काम करने वाला हूँ, वर्ड लिस्ट बनाने वाला हूँ आपके लिए। तो देखिए इसे कैसे बनाना है पाइथन के हेल्प से, उसको जरा समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जरूरत है स्ट्रिंग की, कि मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग चाहिए, मतलब जितने भी अल्फाबेट्स है वो चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर है वो चाहिए, डिजिट चाहिए, क्योंकि हमारा जो पासवर्ड बनता है वो इन सबके मिक्सिंग से बनता है। तो बेसिकली मुझे ये सारी चीजें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन सारी चीजों को लेके आते हैं। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फ्रॉम की हेल्प से स्ट्रिंग नाम के आपके पास क्या होगा, एक आपके पास मॉड्यूल है जिसके हेल्प से हम ये सारी चीजें लेके आएंगे। तो फ्रॉम स्ट्रिंग इंपोर्ट करूंगा मैं यहाँ पे किसको, स्टार को। देन मैं एंटर करता हूं। अब देखिए स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास क्या है, अल्फाबेट्स है, डिजिट्स है और स्पेशल कैरेक्टर्स है। उन सारी चीजों को वन बाय वन करके लेके आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूं, आपको चेक करके बताऊंगा कि किस तरह से ये सारी चीजें आएगी। तो देखिए स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले आस्की लेटर के नाम से आपके पास क्या है, एक आपके पास फंक्शन है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, जितने भी सारे लेटर्स हैं उन सारे लेटर्स को आप लेके आ सकते हैं। तो देखिए ये सारे लेटर्स आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें स्मॉल केस और अपर केस दोनों के दोनों आपके पास यहाँ पर है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि नहीं आपको स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए सारे, तो आप यहाँ पर पंक्चुएशन का यूज कर सकते हैं। पंक्चुएशन का मतलब है यहाँ पर जितने भी सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देन आप यहाँ पर डिजिट का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप डिजिट्स का यूज करेंगे तो आपके पास जितने भी डिजिट्स है वो सारे आ जाएंगे। इन सारी चीजों से मिलकर आपके पास पासवर्ड बना होता है। तो यूजर आपके पास जो पासवर्ड बनाता है वो सारी इन सारी चीजों से मिलकर बनाता है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इन सारी चीजों से मिलकर हमारा जो पासवर्ड है वो यहाँ पे बनाने वाला है। तो चलिए इन सबकी चीजों से मिलकर पासवर्ड को बनाते हैं यहाँ पर। तो पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए लेटर की। तो मैं यहाँ पे आस्की लेटर्स का यूज करूंगा, जिसके अंदर हमारे जितने भी लेटर्स है वो मिलेंगे यहाँ पर। देन प्लस अब हमें किसकी जरूरत है, अब हमें यहाँ पे जरूरत है यहाँ पर डिजिट की। तो मैं यहाँ पे डिजिट का यूज करूंगा ताकि हमारे जितने भी डिजिट्स है वो सारे आ सके। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे जरूरत है पंक्चुएशन की, जिसके जरिए मैं सारे के सारे जितने भी लेटर्स हैं उन सबको लिखाऊंगा। तो ये सारे की सारी चीजें अब आपके पास यहाँ पे आ चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इन सबसे मिलकर पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड बनाने के लिए हमें यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर इटरेशन टूल मॉड्यूल का यूज करेंगे। तो मैं फ्रॉम की हेल्प से इटरेशन टूल मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। तो फ्रॉम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इटरेशन टूल्स मॉड्यूल का, एंड देन मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ इटरेशन टूल मॉड्यूल के प्रोडक्ट फंक्शन को। प्रोडक्ट फंक्शन के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी चीजें आपको मिल रही है उनके आपस में कॉम्बिनेशंस बना के हम पासवर्ड बना रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि आपका पासवर्ड ए भी हो सकता है, आपका पास ए बी सी भी हो सकता है, आपका पासवर्ड ए बी सी डी ई इन सबसे मिलकर भी बन सकता है। तो बेसिकली ये सारे जो कॉम्बिनेशन है वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप प्रोडक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए इनको कैसे यूज करते हैं जरा समझते हैं यहाँ पर। तो इनको यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपके पासवर्ड की रेंज कितनी होने वाली है, मतलब आप यहाँ पर 1 लेटर से लगाकर आप कितने लेटर्स तक लेने वाले हैं। तो बेसिकली मैं 4 लेटर्स का पासवर्ड यहाँ पे बनाऊंगा। तो 4 लेटर का पासवर्ड बनाने के लिए मुझे फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। तो 4 आई एन यहाँ पे मैं लूंगा रेंज फंक्शन, और रेंज फंक्शन के जरिए मैं 1, यहाँ पे 5 दूंगा ताकि मेरे पास पहले 1 आए, फिर 2 आए, 3 आए, 4 तक आपके पास पासवर्ड बनता रहे। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि जितने भी लेटर्स है इन सारे कॉम्बिनेशन से मिलकर हमें पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो उसको जरा जनरेट करते हैं। तो उसके लिए मैं फिर से फॉर लूप का यूज करूंगा, जे इन यहाँ पे यूज करूंगा आपके पास प्रोडक्ट फंक्शन का, इसके थ्रू हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे का प्रोडक्ट होता रहे। तो चलिए प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पर, और प्रोडक्ट के अंदर मैं लाऊंगा यहाँ पे वैल्यू, जो भी आपके वैल्यू है वो वैल्यू आएगी। देन यहाँ पर एक आपके पास पैरामीटर होता है रिपीट। रिपीट का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने तक रिपीट होना चाहिए, जैसे 2 प्रोडक्ट तक होना चाहिए, 3 प्रोडक्ट तक होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें बतानी होती है। यहाँ पे जरूरत है हमें रिपीट की। तो बेसिकली मैं यहाँ पे रिपीट पैरामीटर की यूज करूंगा, और रिपीट पैरामीटर के अंदर मैं आई दूंगा कि मतलब जितनी बार आपके पास आएगा उतने के हिसाब से आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, इसको 4 लेटर की जगह अभी 3 लेटर्स का ही बना के देखते हैं कि 3 आपके पास यहाँ पर
3 लेटर्स तक के कितने पासवर्ड्स बन सकते हैं वो सारी देखते हैं यहाँ पर। और इसके बाद में ये जो जे आ रहा है, ये जे आपके पास यहाँ पर पासवर्ड के तौर पर आ रहा है। लेकिन अभी आप जे की आपके पास सिचुएशन देखेंगे, मतलब जे को यदि आप देखेंगे तो जे आपके पास यहाँ पर इस तरह से दिखेगा, जैसे पी आएगा सबसे पहले और क्यू आएगा, ये दो इस तरह से दिखेंगे। इन दोनों को मिलाकर हमें कंबाइंड वर्ड बनाना है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को मिलाकर कंबाइंड वर्ड बना रहे हैं। उसके लिए हमें ज्वाइन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ज्वाइन फंक्शन का यूज करने वाला हूं। यहां से बनेगा हमारा एक वर्ड, वो वर्ड मैं बनाने जा रहा हूं। और वर्ड को बनाने के लिए मैं यहां पर हमारे जो ब्लैंक स्ट्रिंग है उसके साथ डॉट यहां पर ज्वाइन फंक्शन का यूज करते हुए ज्वाइन करूंगा जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उन सभी को। और ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं हम एक टीएक्सटी फाइल के अंदर इसे सेव कर लेंगे। चलिए उनको सेव करते हैं टीएक्सटी फाइल के अंदर। और टीएक्सटी फाइल के अंदर सेव करने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट को। चलिए फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया पी, आपके पास एक फाइल पॉइंटर बनाया है। देन मैं यहाँ पे ओपन फंक्शन लगाऊंगा और इसके जरिए मैं क्या कर रहा हूँ, पासवर्ड नाम के एक आपके टीएक्सटी फाइल को बनाने वाला हूँ। पासवर्ड टीएक्सटी के नाम से यहाँ पे बना रहा हूँ एक फाइल। और इसके अंदर ये जो फाइल मेरी बनेगी ये हमेशा अपेंड मोड के अंदर होनी चाहिए, जिसके अंदर हमारा जो डेटा है वो बार बार आएगा और आपका जो डेटा है वो यहाँ पर अपेंड होता रहेगा। तो बेसिकली मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अपेंड मोड के अंदर मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो भी वर्ड आया है वो वर्ड जाके आपके पास उसके अंदर स्टोर हो जाना चाहिए एक एक करते हुए। तो हम उसके लिए यहाँ पर पी डॉट यहाँ पर राइट फंक्शन का यूज करेंगे, जिसके थ्रू आपका जो भी वर्ड होगा वो राइट हो जाएगा। और राइट हमें क्या करना है यहाँ पर, तो राइट हमें यहाँ पे जो भी वर्ड आ रहा है वो करना है। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड यदि मैं राइट करूंगा तो वो आपके पास क्या करेगा, एक साथ जाके वर्ड राइट हो जाएंगे। हमें एक के बाद एक ऐसे वर्ड राइट चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा स्लैश एन का। तो मैं यहाँ पे पी डॉट यहाँ पे यूज करूंगा राइट फंक्शन का फिर से, और राइट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे यूज करूंगा बैकवर्ड स्लैश एन का, ताकि हमें यहाँ पर एक नई लाइन मिले। और ये हमारा पासवर्ड तैयार हो चुका है, मतलब हमारे पासवर्ड जनरेट हो चुके हैं यहाँ पर। अब मैं इसे रन करूंगा, रन करते ही हमारी एक टीएक्सटी फाइल बनेगी जिसके अंदर हमारे ये सारे पासवर्ड जाके स्टोर हो जाएंगे। चलिए इसे रन करते हैं। और मैं इसे रन कर रहा हूं तो मेरे यहाँ पर देखिए, मैं आपको ड्राइव के अंदर चलूं तो ये देखिए पासवर्ड डॉट टीएक्सटी के नाम से मेरी एक यहाँ पर वर्ड बन चुकी है, पासवर्ड डॉट टीएक्सटी के नाम से एक टीएक्सटी फाइल बन चुकी है। यदि मैं इसको ओपन करके दिखाऊं आपको तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड जनरेट स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास अल्फाबेट्स आए हैं। यदि मैं इसको जूम करूं यहाँ पर तो आप देख पाएंगे, देखिए सबसे पहले आपके पास अल्फाबेट्स आ चुके हैं, उसके बाद सारे पंक्चुएशन आ चुके हैं। अब देखिए दो दो के कॉम्बिनेशन के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद आप थोड़ा आगे चलेंगे तो दो दो के वर्ड के सारे चल रहे हैं। और आप इसे नीचे करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो के बाद तीन तीन वर्ड भी स्टार्ट हो गए हैं। तीन तीन वर्ड्स के हिसाब से आपके पास पासवर्ड बन चुके हैं। और ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, आपके पास पासवर्ड जनरेट होते जा रहे हैं। यदि मैं अपने प्रोग्राम को दिखाऊं तो देखिए प्रोग्राम अभी तक चल रहा है, इसका मतलब मेरा पासवर्ड जनरेशन चल रहा है अभी तक, और ये पासवर्ड अभी तक लगातार जनरेट होते रहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने इस तरह से पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, मतलब आप एक अच्छी वर्ड लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि आप किस तरीके से पाइथन की हेल्प से एक वर्ड लिस्ट तैयार कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पर किसी भी चीज के पासवर्ड क्रैकिंग के लिए इस वर्ड लिस्ट का यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका डेमो दिखा देता हूं कि किस तरह से काम आएगा। देखिए वेदर ऐप के बारे में बात करूं तो वेदर ऐप आपने बहुत जगह देखा होगा। जैसे आपका खुद का ये जो डेस्कटॉप होता है, इस डेस्कटॉप के अंदर भी नीचे जो बॉटम होता है इसके अंदर आपके पास वेदर ऐप लिखा होता है। मतलब यहाँ पर आप लोड करेंगे तो वेदर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन वो मिल जाएगी कि अभी जयपुर राजस्थान के अंदर 31 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ठीक है, और ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाता है। जैसे यहाँ पर सी फोरकास्ट करूं तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन दिखा देगा कि क्या कितना वेदर चल रहा है, क्या विंड चल रही है वगैरह, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो करता है। अब हम जो पाइथन के थ्रू ऐप बनाने वाले हैं वो मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर इस ऐप का। चलिए इसको रन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपका रन होगा। अब इसके अंदर जो आप यहाँ पर सिटी देंगे उस सिटी नेम के अकॉर्डिंग आपके पास अपना जो वेदर है वो आपको बताएगा। इसके अलावा ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारी सिटी है। जैसे देखिए आपके पास यहाँ पर तो मैंने स्टेट के नाम रख रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सिटी का नाम रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा था जयपुर का दिखाया गया है, तो जयपुर का मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि जयपुर का क्या बताया जा रहा है मुझे। देन डन करूंगा मैं यहाँ पर। तो बेसिकली जयपुर का जो क्लाइमेट है वो क्लाउडी है। चलिए मैं इसको भी देख लेता हूँ यहाँ पर कि क्या वाकई में ये दिखाई दे रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है या आपके आसपास दिखा रहा है। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। चलिए तो कंपैरिजन क्या, टेम्परेचर 30 दिखा रहा है, 31 दिखा रहा है, ऑलमोस्ट पास ही है यहाँ पर, इतना फर्क दिखता है आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर 30 और टेम्परेचर मैक्सिमम की बात करें तो वो भी आपके 30 के आसपास दिखा दे रहा है। यदि इसके अंदर मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो वो भी 30 के आसपास ही आपको दिखा देगा। और क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट क्लाउडी दिखा रहा है यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर क्या है, पार्शली सनी, मतलब वो एक तरीके से क्लाउडी ही होता है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है कि क्लाउडी किस तरह का आपके पास है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो डेटा हमको मिल रहा है, यदि मैं इसको रिफ्रेश करके दोबारा देखूं तो दोबारा भी मुझे यही मिलेगा
दैट्स यहाँ पर देखने पर क्या मिला कि दोनों जो चीजें दिखाई दे रही है वो सेम ही दिखाई दे रही है। तो लगभग अभी तो ये जो ऐप देख रहे हैं, ये ऐप जो मैंने बनाया है यहाँ पर पाइथन के हेल्प से, जो टिंकर लाइब्रेरी को यूज करते बनाया गया, तो ये तो अभी एकदम बेसिक्स ऐप है। हम इसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन यहाँ पे बनाएंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके से और ज्यादा अच्छा यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसके अंदर एक एक चीज समझेंगे कि कौन सी चीज कैसे प्लेस करनी है, कैसे हमारे पास डेटा आएगा सर्वर से, इन सारी चीजों के बारे में डीपली हम देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाना है या वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। यदि आप किसी पार्ट को स्किप करते हैं तो वो जो चीजें हैं, जो डेटा आपके पास आया है, वो किस तरह से आया है, वो चीज आपके लिए मिस हो जाएगी। ठीक है, तो चले अब यहाँ पर प्रैक्टिकल के ऊपर। तो ये तो हमारे पास था जैसा हमने यहाँ पर देखा। तो मैं काम करता हूँ, अब पाइचार्म के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ पाइथन की, जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, और इस फाइल का नाम रख देते हैं बेसिकली डेमो। तो मैं डेमो अंडरस्कोर, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में, तो डेमो अंडरस्कोर टेम्प के नाम से मैं एक पाइथन की फाइल बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर हम काम करेंगे। पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि किस तरह ऐप बनने वाला है और क्या हमारी डायमेंशन रहने वाली है, क्योंकि हम टिंकर के ऊपर काम करेंगे तो टिंकर के ऊपर हमें डायमेंशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, हाइट वेट वगैरह सब कुछ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये रहा हमारा ऐप जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो इस ऐप के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए, पहले मैं बात करूंगा कि इसकी हाइट और विड्थ की बात करें तो हम इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पर 500 × 500 रख सकते हैं। मतलब ये जो हाइट और विड्थ इस ऐप की होगी वो पिक्सल आपके पास होगी 500 × 500। देन सेकेंडली बात करूं तो ये देखिए, इस ऐप के अंदर यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो गैप है ये ऑलमोस्ट मैं 50 रखने वाला हूँ, और ये जो विड्थ है, ये विड्थ मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 रखने वाला हूँ। एंड इसके अंदर जो फॉन्ट साइज है वो फॉन्ट साइज मैं यहाँ पर 40 के आसपास रखने वाला हूँ, ताकि ये अच्छा सा एक बॉक्स बन जाए। और इस बॉक्स के अंदर WS Cuptech वेदर ऐप जो लिखा है ये कंप्लीटली मेरे पास आ जाए। एंड इसकी यहाँ से यहाँ तक की विड्थ की बात करें तो ये जो विड्थ मैंने रखी है बेसिकली ये मैंने रखी है 450 रखी हुई है। तो इस 450 का यहाँ पे विड्थ रख सकता हूँ, ताकि ये जो गैप है ये आपके पास 25 का आपके पास गैप रह जाए। उसके बाद एक जो आपके पास ये बॉक्स बनाए और दूसरा बॉक्स बनाए, इनके बीच में मिनिमम हम 20 का गैप रखेंगे और इस वाले बॉक्स को बनाएंगे। ये जो बॉक्स होता है इसे बॉक्स को कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं। तो ये कॉम्बो बॉक्स बनने वाला है। फिर ये हमारा एक बटन बनेगा, इस तरह से बटन बनाएंगे, और ये जो आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है हम इस टेक्स्ट को नहीं लिखते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे वेदर, फिर उसके बाद वेदर का एक बॉक्स, फिर उसके बाद वेदर के बाद वेदर डिस्क्रिप्शन का एक बॉक्स, टेम्परेचर का बॉक्स, यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और प्रेशर का बॉक्स। इस तरह से हम यहाँ पे कंटिन्यूसली बॉक्स बनाएंगे और उनके आगे जो डेटा है वो प्लेस करेंगे। तो ये कंप्लीटली एक वीडियो बनने वाला है जिसके अंदर ये कंप्लीटली ग्राफिक्स बनेगी। चलिए तो फटाफट थोड़ा ग्राफिक्स के ऊपर काम कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसके अंदर कैसे डेटा लेके आना है सर्वर से वो भी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रॉम टिंकर का यूज करूंगा ग्राफिक बनाने के लिए, फ्रॉम टिंकर। देन मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ स्टार के थ्रू से। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, विंडो बनाना है और विंडो के थ्रू ये सब कुछ काम करना है। तो सबसे पहले मैं विंडो बना रहा हूँ, तो विन नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा जो टी के नाम की क्लास को यहाँ पे क्या करेगा, कॉल करेगा। फिर मुझे विन डॉट यहाँ पर मेन लूप फंक्शन के हेल्प से इस विंडो को कंटिन्यूसली रन करवाना है। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या रहेगा, जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, अभी इस फाइल को रन करने जा रहा हूँ, तो रन में जाना है, डिबग के बाद डेमो टेम्परेचर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जैसे ही रन करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास एक विंडो आ चुकी है। ये नॉर्मल सी विंडो है। इस विंडो के ऊपर अब हमें यहाँ पे काम करना है। चलिए इस विंडो के ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले विन डॉट, यस मैं यहाँ पे काम करूंगा, यहाँ पर विन डॉट टाइटल के ऊपर काम करूंगा, टाइटल लिखूंगा। और टाइटल क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर WS Cuptech के लिए बना रहे हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पर WS Cube स्पेस एंड मैं यहाँ पे टैग लिख रहा हूँ यहाँ पर बेसिकली। आप अपने इच्छा अनुसार जो भी आप अपना नाम लिखना चाहें वो टाइटल के अंदर नाम दे सकते हैं। देन नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर विन डॉट टाइटल के बाद में अब मुझे यहाँ पर देना है अपना लोगो। तो लोगो तो जैसा है मैं वैसा ही रखने वाला हूँ। आप जो भी क्लाउड वगैरह का लोगो रखना चाहते हैं वो लोगो आप रख सकते हैं बेसिकली। देन नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पर चलते हैं वापस, और वापस चलने के बाद यहाँ पर हमने वेदर ऐप नाम रख दिया यहाँ पर बेसिकली, उसकी जगह WS Cuptech का नाम रखा है। फिर अब हमें इसका कलर चेंज करना है, मतलब जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है यहाँ पर। तो कलर चेंज करने के लिए विन डॉट मैं यहाँ पे कॉन्फिग का यूज करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन के जरिए। एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर BG मतलब बैकग्राउंड कलर लेने वाला हूँ। अब बैकग्राउंड कलर बहुत सारे कलर होते हैं, तो आप इनमें से जो भी कलर यूज करना चाहे वो कलर ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लू कलर का यूज करूंगा क्योंकि मुझे ब्लू कलर दिखाना है, तो मैंने ब्लू कलर दे दिया। देन रन करूंगा तो देखिए ब्लू कलर मेरे पास आ चुका है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये वेदर ऐप के अंदर ब्लू अच्छा लगता है क्योंकि वेदर भी हमारे पास ब्लू टाइप का आता है। दैट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। यदि आप कोई और दूसरे कलर को चूज करना चाहते हैं तो वो दूसरा कलर भी आप ले सकते हैं। देन अब मुझे यहाँ पर विन डॉट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ज्योमेट्री का, ताकि मैं 500 × 500 पिक्सल का एक बॉक्स दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि जब कभी भी आप इसे रन करते हैं एक छोटा सा बॉक्स आपको दिखा देता है, तो मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे को 500 × 500 पिक्सल का बॉक्स दिखा देना चाहिए। तो एज ए स्ट्रिंग मैं 500x × 500 यहाँ पे रखूंगा। देन रन करूंगा यहाँ पर, तो ये 500 × 500 का एक बॉक्स दिखा दे रहा है जो कि बहुत ही कूल दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हम लगाएंगे लेबल। लेबल के जरिए सबसे पहले जो नेम लिखा है मैंने यहाँ पर, नेम क्या है, यहाँ पर वेदर ऐप लिखा है, ये वेदर ऐप मेरे पास यहाँ पर लिखना आना चाहिए। तो इस वेदर ऐप को लिख लेते हैं। तो इसको लिखने के लिए लेबल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नेम अंडरस्कोर लेबल के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि क्या करेगा,
आपका जो टिंकर के अंदर लेबल आपके पास यहाँ पर फंक्शन है उसको यूज करेगा और एक लेबल बनाएगा जिसके ऊपर ये नाम लिखा जाएगा। उसके अंदर सबसे पहले मुझे विन पैरामीटर देना है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट दूंगा और टेक्स्ट के अंदर WS ScriptTech वेदर ऐप लिखा आ जाना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉन्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे फॉन्ट देना पड़ेगा, तो मैंने फॉन्ट दे दिया है। और फॉन्ट इक्वल्स टू मैं आपको बताना चाहूंगा तो मैं टाइम्स न्यू रोमन का यूज कर रहा हूँ फॉन्ट का, और फॉन्ट साइज का भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट्स इन सब चीज़ों को देना पड़ेगा। तो फॉन्ट मैं दे रहा हूँ यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन, एंड नेक्स्ट यहाँ पर होगा इसकी साइज, फॉन्ट साइज देनी पड़ेगी, तो फॉन्ट साइज मैं 50 के अराउंड यहाँ पर रख रहा हूँ। एक काम करते हैं, फॉन्ट हमने डिसाइड किया था 40, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ क्या डिसाइड किया है। फॉन्ट हमने 40 डिसाइड किया है, देन 40 रख सकते हैं। यदि हम फॉन्ट को बोल्ड दिखाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे बोल्ड दे देता हूँ। चलिए ये मैंने यहाँ पर दे दिया है फॉन्ट वगैरह। अब इसको मुझे प्लेसमेंट देनी पड़ेगी, मैं यूज़ करूँगा नेम लेबल डॉट यहाँ पर प्लेस का यूज़ करने वाला हूँ। और प्लेस के अंदर जैसा कि मैंने ऐप में बताया था, अपर से 50 है एंड पास से हमारे पास कितना है यहाँ पर 25 है और 450 का टोटल नेम है। चलिए इसको दे देते हैं। तो एक करते हैं एक्स एक्सिस के अंदर मैं चल रहा हूँ यहाँ पर, और एक्स एक्सिस के अंदर मैं चल रहा हूँ यहाँ पर 25 पिक्सल्स, और यदि मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो वाई एक्सिस में ऊपर से मुझे 50 पिक्सल दिखा देगा। उसके बाद मेरी हाइट की बात होगी तो मैं यहाँ पर हाइट देने वाला हूँ, और हाइट मैं जो दूंगा यहाँ पर वो 50 पिक्सल का दूंगा, क्योंकि 40 पिक्सल्स का तो मेरा फॉन्ट ही है, थोड़ा गैप ऊपर और थोड़ा गैप नीचे दिखाई देना चाहिए, दैट्स मैं 50 पिक्सल्स का दे रहा हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर विड्थ, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ विड्थ, और विड्थ के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा विड्थ इसकी कितनी 450। चलिए अब पहले इसको रन करके देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ओके ये दिखाई दे रहा है, काफ़ी हद तक सही दिखाई दे रहा है, लेकिन WS ScriptTech वेदर ऐप ये कंप्लीटली मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब मुझे यहाँ से या तो साइज़ चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं साइज़ को कर देता हूँ 30 और फिर मैं रन करता हूँ यहाँ पर, तो ये आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब फॉन्ट साइज़ भी सही दिखाई दे रही है, चीज़ें भी दिखाई दे रही है। 35 करके देख लेते हैं, क्या पता यहाँ पर ये परफेक्ट दिखाई दे। तो मैं इसको रन करूँगा, दैट्स ये ज़्यादा हो जाएगा, 30 आपके लिए बेस्ट रहेगा फॉन्ट, तो मैं 30 यहाँ पर रख रहा हूँ फॉन्ट की साइज़, एंड रन करूँगा तो ये देखिए मुझे कंप्लीटली वेदर ऐप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक बहुत बढ़िया टेक्स्ट दिखाई दे रहा है और सही दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा, मुझे एक चाहिए कॉम्बो बॉक्स जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होगी, मतलब सारे जो नेम होते हैं यहाँ पर कंट्री के, या फिर आप बात करें यहाँ पर बेसिकली बात करें सिटी के, तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, कॉम्बो बॉक्स मुझे बनाना है। कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर डबल टी की क्लास की जरूरत पड़ेगी, तो मैं फ्रॉम की हेल्प से जाऊँगा, टिंकर के अंदर जाऊँगा, टिंकर के अंदर जाने के बाद मैं इंपोर्ट करूँगा, और इंपोर्ट करना है किसे, मुझे डबल टी की क्लास को इंपोर्ट करना है। अब हमारी बारी है किसको हम यहाँ ले रहे हैं, बेसिकली कॉम्बो बॉक्स को यूज़ कर रहे हैं। कॉम्बो बॉक्स को यूज़ करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो मैं कॉम के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि कॉम्बो बॉक्स बनेगा, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, डबल टी के डॉट मैं कॉम्बो बॉक्स को ले रहा हूँ यहाँ पर, राइट, डबल टी के डॉट कॉम्बो बॉक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये डबल टी के डॉट कॉम्बो बॉक्स आ चुका है। कॉम्बो बॉक्स इन द सेंस मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे बहुत सारे एक साथ नाम दिखाई देने चाहिए, तो वो मेरा क्या कहलाता है, कॉम्बो बॉक्स कहलाता है, दैट्स मैं वही रखने वाला हूँ। ओके कॉम्बो बॉक्स के अंदर आपके पास क्या आएगा, ये आएगा विन आएगा, टेक्स्ट आप दे सकते हैं, फॉन्ट साइज आप दे सकते हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स आप कॉम्बो बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये सारे पैरामीटर देने के बाद अब कॉम्बो बॉक्स के अंदर आता है कि आप डेटा क्या शो कराने वाले हैं, मतलब जो सिटी के नाम होते हैं या फिर आपके पास जो स्टेट के नाम है, यदि वो आप देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ पे पैरामीटर चलता है, और वो पैरामीटर का नाम है यहाँ पर वैल्यूज पैरामीटर। अब वैल्यूज पैरामीटर के अंदर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर लिस्ट, यस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिस्ट अंडरस्कोर नेम, लिस्ट अंडरस्कोर नेम के नाम से दे रहा हूँ। अब ये लिस्ट अंडरस्कोर नेम मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ लिस्ट अंडरस्कोर नेम, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमें चाहिए सिटी के नेम या फिर स्टेट के नेम, जो भी आप देना चाहें। यदि आपको नेम एक साथ चाहिए तो आप गूगल से भी लेके आ सकते हैं, यदि आपको नेम नहीं लिखना है तो आप नहीं लिख सकते हैं, दैट्स आप यहाँ पर गूगल से भी लिख सकते हैं। गूगल पे कैसे जाना है, यहाँ पर तो लिखना है INDIA इंडिया, इंडिया के बाद में हम क्या लेने वाले हैं, स्टेट नेम लेने वाले हैं, तो इंडिया स्टेट लिख रहा हूँ यहाँ पर, इंडिया स्टेट्स नेम लिस्ट, ठीक है, और इंडिया स्टेट नेम लिस्ट इन पाइथन, ठीक है, मुझे पाइथन की लिस्ट चाहिए बेसिकली, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट आप यहाँ पर किसी भी एक के ऊपर चले जाएं, यहाँ पर चले जाएं तो आपको लिस्ट ऑफ इंडिया के जितने भी नेम है वो मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए लिखा है पाइथन लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट नेम, ये लिखा है, तो आप जस्ट इस पूरी लिस्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ। तो इस लिस्ट के अंदर जितने भी आपको नाम हैं इंडिया के स्टेट के, वो सब नाम आपको मिल जाएंगे, तो आप ये कंप्लीटली लिस्ट यहाँ लगा सकते हैं। चलिए एक लिस्ट मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है जिसके अंदर कंप्लीटली मुझे नाम मिल चुके हैं। अब एक काम करते हैं, मैं इसको एक बार जितना है उतना रन करूंगा, पहले कॉम्बो बॉक्स को प्लेस भी करूंगा,
तो देखिए कॉम्बो बॉक्स प्लेस करना है तो मुझे प्लेसमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं कॉम्बो बॉक्स डॉट प्लेस यूज़ करने वाला हूँ, राइट। देन अब मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, ये जो लेबल है इस लेबल की जगह मुझे क्या लगाना है, कॉम लिखना है, पहली तो चीज़। देन एक्स एक्सिस के अंदर इतना दिखाना चाहता हूँ, हाइट और विड्थ बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब वाई एक्सिस की थोड़ी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। वाई एक्सिस की पोजीशन क्या कहती है यहाँ पर जरा बात करें तो बेसिकली मुझे ये जो कॉम्बो बॉक्स दिखा दे रहा है ये कॉम्बो बॉक्स यहाँ से दिखाना है। मैं थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में दिखाऊं यहाँ पर, तो ये जो आपका डिस्टेंस है ये कितना है, 50 डिस्टेंस का है। इसके बाद ये डिस्टेंस की बात करें तो ये भी 50 है। उसके बाद ये गैप की बात करें तो ये कितना है, 20 डिस्टेंस का है। तो ये जो पोजीशन आपको मिल रही है वो टोटल कितनी डिस्टेंस से मिल रही है, वो मिल रही है 120 आपके पास डिस्टेंस से मिल रही है। तो बेसिकली आपके पास इसके अंदर वाई एक्सिस की जो पोजीशन आएगी वो 120 होनी चाहिए। तो चले यहाँ पर, और मैं वाई एक्सिस की पोजीशन की बात करूँ तो वो कितनी होगी, 120। वो आप ऐसे भी देख सकते हैं, हाइट कितनी है, 50 है। वाई एक्सिस के अंदर कितना है, 50 और 50 100, 100 के बाद 20 का यदि आप मिनिमम गैप देते हैं तो 120 होता है, तो ये 120 के बाद आपको दिखेगा। चलिए इसको इतना ही रन करते हैं। रन करने के बाद देखिए एक बहुत बढ़िया नेम आ चुका है, इसके बाद एक कॉम्बो बॉक्स आ चुका है जिसके अंदर बहुत सारे नेम हैं। यदि मैं इसके अंदर छत्तीसगढ़ को क्लिक करूं तो ये छत्तीसगढ़ मेरे पास यहाँ पर दिखा दे रहा है। अब छत्तीसगढ़ की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है, तो हम छत्तीसगढ़ की साइज़ को थोड़ा सा बड़ा छोटा करेंगे एंड इसके साथ साथ एक बटन बनाएंगे जिस बटन के थ्रू ये जो छत्तीसगढ़ लिखा है वो डेटा हमें यहाँ पर कलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए तो अब मुझे क्या करना है, एक तो फॉन्ट साइज़ कम करना है, तो मैं इसकी फॉन्ट साइज़ 20 कर देता हूँ। दैट्स रन करते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ को क्लिक करते हैं तो दैट्स ये कूल दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ही सही दिखाई दे रहा है। आपका कॉम्बो बॉक्स भी रेडी है, यहाँ पे क्लिक करने पर बहुत सारे नेम आपके पास आ चुके हैं यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या है, बटन बनाना, जिस बटन के थ्रू आपके पास जैसे ही आप बटन को दबाएंगे तो बटन को दबाने के बाद ये कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो भी नाम लिखा है उस नेम को गेट करने के बाद आपको जो यहाँ पर उसका करंट वेदर जो है वो आपको दिखाई देना चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पर एक बटन बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम उस नेम को लेंगे। चलिए नेम बनाते हैं, यहाँ पर बटन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर डन नाम से एक बटन बना लेता हूँ, डम__ यहाँ पर बटन नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि क्या करेगा, बटन बनाएगा। बटन बनाने के लिए बटन नाम का आपके पास फंक्शन है। इस बटन नाम के फंक्शन के अंदर वही चीज़ें आपको दोबारा देनी पड़ेगी, जैसे विंड, फिर उसके बाद टैक्स, उसके बाद ये जो फॉन्ट साइज़ वगैरह ये आप दे सकते हैं कंप्लीटली, तो ये मैंने दे दिया। अब बस इसके अंदर आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू पैरामीटर इसके अंदर नहीं जाएगा। और इस बटन के ऊपर आप कुछ भी दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ डन लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये डन लिख दिया। दैट्स अब ये बटन आ चुका है। अब बटन की प्लेसमेंट चाहिए, तो डन बटन की मुझे प्लेसमेंट चाहिए, तो डन बटन डॉट यहाँ पर मैं प्लेस का यूज़ करने वाला हूँ। और प्लेस के अंदर जाने के बाद अब ये डन बटन कहाँ दिखाई देना चाहिए, तो वही आपके पास देखिए इसकी साइज़ हमने कितनी रखी है, बेसिकली इसकी साइज़ हमने 50 रखी है। इसके बाद 20 का आपने फिर से गैप दिया है, तो देखिए 50 एंड 50 100 हो गया 150, 150 के बाद ये 20 और 20 हो गया 40, मतलब 190 हो गया, मतलब 190 का इसका गैप आना चाहिए। चलिए तो इसके अंदर देखिए एक्स एक्सिस के अंदर बात करेंगे, अभी यहाँ पर इसको बाद में बात करेंगे, पहले वाई एक्सिस दे देता हूँ। और वाई एक्सिस के अंदर 190 हमने डिसाइड किया है। उसके बाद हाइट की बात करें तो हाइट का तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि 50 पिक्सल्स ही दिखाई देना चाहिए, मतलब 50 पिक्सल इज बेस्ट। देन आपके पास नेक्स्ट आएगा विड्थ। विड्थ की बात करें तो विड्थ जो होगी वो आपके पास 100 पिक्सल की होगी। देन 100 पिक्सल आपके पास हो गया। अच्छा देखिए विंडो की साइज़ की बात करें तो विंडो की जो ओवरऑल साइज़ है, यस विंडो की जो ओवरऑल साइज़ है वो 500 है। इसके अंदर ये जो डन बटन है वो कितने का है, 100 पिक्सल का है। देन ये जो गैप आपके पास आना चाहिए और ये जो गैप आना चाहिए वो दोनों मेंटेन करके आना चाहिए, क्योंकि डन बटन जो है वो मुझे सेंटर में दिखाना है। तो बेसिकली 100 गैप यहाँ पे चला गया, तो पीछे आपका रह गया 400 आपके पास, मतलब ये जो टोटल दोनों मिला के 400 रह गया। तो 200 का गैप यहाँ पर और 200 का गैप यहाँ पर रखेंगे। चलिए वापस चलते हैं, और मैं अब यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर पैरामीटर देने जा रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस के अंदर मैंने दे दिया यहाँ पर 200। चलिए अब इसको एक बार फिर से रन करते हैं। रन करने के बाद देखिए डन बटन आ चुका है और ये बटन रिस्पॉन्स भी कर रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर नीचे वो नेम दिखाई देने चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहले आपका जो यहाँ पर नेम दिखा दे रहा है वो कौन कौन सा है। एक तो वेदर, कि आज का अभी का जो क्लाइमेट है वो कैसा है यहाँ पर। देन उसके बाद आपके पास वेदर का डिस्क्रिप्शन दिखाना है यहाँ पर। उसके बाद मुझे यहाँ पर उसकी जो प्लेसमेंट वगैरह दूसरी और भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मुझे यहाँ पर शो करना है। चलिए तो इनको फटाफट लगा देते हैं। एक तो मैं इसके अंदर वेदर लेने वाला हूँ और डिस्क्रिप्शन लेने वाला हूँ, टेम्परेचर लेने वाला हूँ और प्रेशर लेने वाला हूँ। मैं ये 4 कॉलम बनाऊंगा, आप चाहें तो और भी ज़्यादा कॉलम अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये 4 कॉलम मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। चलिए चारों कॉलम को बनाते हैं। तो ये जो चारों कॉलम आप बनाने वाले हैं वो हमेशा बटन के ऊपर आपको बनाना है,
बटन हमेशा सबसे लास्ट में बनेगा, क्योंकि सारा कुछ डेटा आने के बाद जब आप अपन बटन दबाते हैं तो बटन रिस्पॉन्स करता है। जब हम बटन रिस्पॉन्स करता है तो वो डेटा लेके आता है हमारे पास। तो बटन जो होता है हमें हमेशा क्या बनाना चाहिए, सबसे लास्ट में क्रिएट करना चाहिए। तो फिलहाल अभी मैं बटन को यहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो बटन यहाँ पर सही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ से कट करके मैं सबसे नीचे इसको लेके चला जाऊंगा। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, 4 लेबल और तैयार करना है। तो मैं काम करूंगा, जो नेम लेबल का नाम से जो बनाया था हमने, इसी को जस्ट मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये नेम लेबल की जगह सबसे पहले यहाँ पे करने वाले हैं वेदर बनाने वाले हैं। तो डब्लू लेबल डब्लू के नाम से बना रहा हूँ यहाँ पर। एंड नेक्स्ट इसको भी मैं डब्लू रख देता हूँ यहाँ पर, इस लेबल को। और ये लेबल काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे, तो दैट छोटे छोटे लेबल हम बनाएंगे। टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले लिखेंगे वेदर क्लाइमेट, मतलब वेदर क्या है आपके पास वो हमें दिखाना है। तो वेदर दिखाएंगे यहाँ पर, और वेदर के अंदर वेदर क्लाइमेट हमें दिखाना है यहाँ पर। और टाइम्स न्यू रोमन 30 जो है वो फॉन्ट काफ़ी सही है यहाँ पर। एंड उसके बाद एक्स एक्सेस के अंदर भी इनकी पोजीशन को भी चेंज करेंगे। पहले हाइट और विड्थ देख लेते हैं, 50 एंड 450। ये विड्थ सबसे ज़्यादा हो जाएगी इसकी, तो विड्थ को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो मैं इस विड्थ को कम करके बेसिकली 100 पिक्सल की विड्थ रख दूँगा। अब यहाँ पर मुझे वाई एक्सेस के अंदर पोजीशन चेंज करनी है। तो देखिए 190 पे आपने इसको छोड़ा था, 190 के बाद में 20 का यदि आप गैप देते हैं तो 20 का गैप देने के बाद आपके पास कितना हो जाएगा, 210। तो 210 पे ये दिखाई देना चाहिए। चलिए इसको रन करते हैं, तो ये दिख रहा है। और एक काफ़ी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर बेसिकली 190 प्लस 50 ये लेना था हमें। 190 प्लस 50 आपके पास कितना हो गया, बेसिकली बात करें तो इसको ऊपर ले चलते हैं वापस। यहाँ पर ये आपके पास कितना था, 190 पे यहाँ पर इसको छोड़ा था मैंने यहाँ पर। एंड 50 का आपको गैप दे दिया यहाँ पर। तो ये टोटल जो आपके पास आया है वो कितना आ गया है, 100 आपके 240 आपके पास आ चुका है। 240 के बाद 20 का गैप दिया आपने, तो 200 आपका 40 और 60, तो 260 आपको दिखा देगा। तो मुझे यहाँ पर देना है 200 आपका 60 का गैप देना है। और विड्थ 100 सही है, फॉन्ट साइज़ को इसको कर देते हैं 10, राइट। एंड देन मैं इसे रन करता हूँ। तो वेदर क्लाइमेट आपके पास आ नहीं रहा है, सही तरीके से नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सही करते हैं और इसके अंदर बोल्ड हटा देते हैं। ये बोल्ड अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देन अब मैं इसे रन करूँ तो वेदर क्लाइमेट अब दिखाई दे रहा है सही तरीके से। और इसकी फॉन्ट साइज़ को 20 करें और इसको 200 करते हैं एंड फिर रन करें। यस, थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पर, 250 कर देते हैं, रन करें। दैट्स गुड, ये सही दिखा दे रहा है। ज़्यादा हो गया यहाँ पर, तो इसको 210 कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपको खुद को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। अब आपके क्लियर दिखाई दे रहा है, वेदर क्लाइमेट आ चुका है। अब इसके नीचे जस्ट एक और ब्लॉक, देन इसके नीचे फिर से एक और ब्लॉक, फिर नीचे एक और ब्लॉक। इस तरह से ब्लॉक्स मुझे डिसाइड करना है। चलिए इसको कट कर देते हैं यहाँ पर एंड सेकंड बनाते हैं यहाँ पर लेबल। सेकंड लेबल क्लाइमेट के बाद में डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, तो WB बना लेता हूँ उसे। और यहाँ पे भी WB बना लेता हूँ। वेदर की जगह, अब वेदर क्लाइमेट की जगह वेदर डिस्क्रिप्शन देना है मुझे यहाँ पर। तो वेदर डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर दे दिया, बाकी सही है यहाँ पर। 200 ये देखिए इसकी हाइट कितनी है आपके पास यहाँ पर, 50 इसकी हाइट है। 260 आपने लिया है, 260 प्लस 50 तो हो गया आपके पास यहाँ पर 310 और 20 का गैप देने के बाद आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 310 एंड 20 330। चलिए ये 320 पे आ जाएगा। देन रन करेंगे यहाँ पर, ये दिख रहा है वेदर डिस्क्रिप्शन आपके पास आ रहा है। अब वेदर डिस्क्रिप्शन की थोड़ी हाइट को, मतलब जो विड्थ है उसको कम कर देंगे और इसकी विड्थ को कर देंगे 15, राइट। मैं इसको 15 कर दूंगा ताकि थोड़ा सा ये इसके अंदर आ जाए और यहाँ पर बॉक्स सही दिखे। ज़्यादा छोटा हो गया, 18 भी कर सकते हैं हम इसे। तो मैं इसकी फॉन्ट साइज़ को 18 कर देता हूँ एंड रन करूँ। थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब 17 के आसपास यहाँ पर रहेगा फॉन्ट साइज़। देन फॉन्ट साइज 17, दैट्स कूल, मतलब यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है, वेदर दिखाई दे रहा है, वेदर डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अब मुझे देना है टेम्परेचर, तो मैं टेम्परेचर के लिए बनाऊंगा। तो इसको जस्ट फिर से कॉपी करते हैं एंड पेस्ट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर टेम्परेचर बनाना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर टेम्प नाम से बना रहा हूँ एक और लेबल, देन फिर से यहाँ पर एक और टेम्प नाम से लेबल बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर टेम्प नाम से बना दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर क्या लिखना है, टेम्परेचर लिखना है। मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, टेम्परेचर लिख लेता हूँ। तो इस सब को हटा के मैं टेम्परेचर डाल देता हूँ और ये टेम्परेचर, और इसकी हाइट को हम 20 डाल सकते हैं बेसिकली। तो मैं इसकी हाइट को 20 डाल देता हूँ। और नेक्स्ट अब मुझे हाइट यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी, 330 और 330 और 50, 300 और आपके पास कितना हो गया, बेसिकली बात करें 330 और 50 हो गया आपका 380, तो ये हो गया 400 के आसपास। तो बेसिकली ये हो गया 400। चलिए इसे रन करते हैं अब यहाँ पर। तो देखिए टेम्परेचर भी आ चुका है। नेक्स्ट अब मेरे पास क्या होगा यहाँ पर, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर डालेंगे प्रेशर। मिनिमम और मैक्सिमम यदि आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर यहाँ पर लेने वाला हूँ तो मैं प्रेशर डालूंगा। दैट्स यहाँ पर फिर से कॉपी करूंगा और प्रेशर के लिए बना रहा हूँ तो PER कर देता हूँ इसके वेरिएबल का नाम। तो PER मैंने यहाँ पर रखा प्रेशर के लिए, और यहाँ पर भी रख देता हूँ PER।
राइट। एंड नेक्स्ट मुझे यहाँ पर प्रेशर लिखना पड़ेगा, तो मैंने इस टेम्परेचर को हटा के प्रेशर डाल दिया है, बाकी सब ठीक है। अब देखिए 400 और 50, तो 450 हो गया। 450 के बाद में आप 20 का गैप देंगे तो 400 आपके पास कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 50 60 70, देन यहाँ पर रन करेंगे तो ये देखिए, अच्छा प्रेशर के लिए वजह से थोड़ा सा नीचे चला गया है, तो एक काम करेंगे इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे। तो ये 400 कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। 470 के बाद में नेक्स्ट जो गैप हमने ऊपर दिया था, ये जो गैप दिया था वो हमने कितना दिया था, 50 का गैप दिया था। और 470 के बाद में यदि मैं 50 का गैप नीचे और देना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली बात करें तो 12, और ये हो गया 520। तो बेसिकली 520 मुझे देना पड़ेगा। तो ऊपर जाके मैं इसके अंदर जाऊँगा और ये आपके पास विड्थ है और ये आपके हाइट है, तो बेसिकली 520 कर दूंगा, दैट्स रन। तो आपके पास 520 से नहीं बैठा है यहाँ पर, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा गैप में कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो 470, अच्छा एक मिस्टेक हो गई है, 470 प्लस 50 तो आपके पास ऑलरेडी है, तो 520 आया। 520 के साथ 50 और गैप देना पड़ेगा, तो 500 कितना गया, 50 60 70, तो 570 आ चुका है। तो ऊपर जाके वापस से चेंज करके 570 कर देते हैं, रन करते हैं। दैट ये मेरे पास एक वेदर ऐप बहुत अच्छा आ चुका है, जिसके अंदर अलग अलग नेम आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ का देखेंगे, डन करेंगे तो वो आपका सब कुछ हो जाएगी। अब एक प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पर, ये जितने भी आपने बनाए हैं इसके एक सब्स्टिट्यूट नेम और बनाने पड़ेंगे। रीज़न क्या है यहाँ पर, जैसे ये मिस्ट लिखा है, ये मिस्ट लिखा है, फिर ये टेम्परेचर लिखा है, ये टेक्स्ट भी आपको प्रिंट कराना है बेसिकली। तो ये टेक्स्ट प्रिंट करवाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे जस्ट इसके डुप्लीकेट वेरिएबल आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मैं एक काम करूंगा, ये जितने भी लेबल बनाए हैं इन लेबल के एक और सब्स्टिट्यूट लेबल बनाऊंगा जो कि _1 के नाम से होंगे। जैसे मैंने इसको क्लिक किया एंड रन किया यहाँ पर, और ये लेबल है तो इसको 1 कर दूंगा एंड इसको भी 1 कर दूंगा। अब इसके अंदर क्या होगा, एक्स एक्सिस की पोजीशन चेंज होगी, वाई एक्सिस की पोजीशन नहीं चेंज होगी। मतलब यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के अंदर आगे एक और ब्लॉक दिखेगा जो कि ब्लैंक होगा, जिसके अंदर फिर डेटा यहाँ पर लिखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो डेटा होगा वो क्या होगा, आपके लिए एकदम ब्लैंक डेटा होगा, लेकिन हम क्या करेंगे रन टाइम के अंदर इसके अंदर डेटा लिखाएंगे। चलिए वो कैसे लिखाएंगे वो हमारे बाद की बात है, पहले लेकिन हमें यहाँ पर ये लेबल अपने पास प्लेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर टी लिख के मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। लेकिन अब मुझे यहाँ पर एक्स एक्सिस की इसकी प्लेसमेंट चेंज करने की पड़ेगी, वाई एक्सिस की प्लेसमेंट जो है वो सेम टू सेम रहने वाली है। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि एक बॉक्स यहाँ पे बनेगा और दूसरा बॉक्स उसी के पास बनेगा। तो ये एक्स एक्सिस के अंदर इसकी बॉक्स की क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। तो बेसिकली मुझे एक्स एक्सिस की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिए कितना है, यहाँ पर 225 है और यहाँ पर कितना है आपके पास 210 है। तो 210 प्लस 25, तो ये हो गया आपके पास 200। आपके पास बात करें तो ये हो गया 200 आपके पास 35 के बाद 10 का गैप यहाँ पर देता है तो 45 हो जाएगा। तो 250 कर देता है मैं यहाँ पर, ओके मैं 250 कर देता हूँ, दैट्स यहाँ पे रन करूंगा। तो देखिए ये एक बॉक्स बन चुका है जिसके अंदर आपके पास टी लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें प्रिंट करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे काम करेंगे। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं इसी लेबल को, राइट। यहाँ पे मैंने कॉपी किया है, दैट इसके अंदर लेबल 1 दे दूंगा यहाँ पर, और इसके अंदर भी लेबल 1 दे दूंगा और 250 इसका भी दे दूंगा। दैट्स फिर से मुझे इसको एक और कॉपी करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे चलूँगा और इसके बाद ये प्लेस करूँगा और यहाँ पर इसका नाम लेबल 1, देन लेबल 1 एंड यहाँ पर रख दूंगा 250। देन फिर से मुझे इसका एक और डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा प्रेशर का। तो प्रेशर का लिया मैंने लेबल 1 एंड लेबल 1 और ये हो गया 250। इस तरह से मैंने यहाँ बना लिया। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट मुझे ब्लैंक रखना है फिलहाल अभी आज के टाइम के अंदर। फिर उसके अंदर फिर हम टेक्स्ट डालेंगे, तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ से हटा दिया है। फिर उसके बाद में नीचे आएंगे, इसके अंदर भी मुझे टेक्स्ट हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए। देन नीचे आऊँगा यहाँ पर टेम्परेचर के अंदर भी मुझे टेक्स्ट फिलहाल नहीं चाहिए और इसके नीचे आऊँगा तो प्रेशर के अंदर भी मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए। इस तरह आ चुका है। चलिए रन करते हैं। तो देखिए फिलहाल अभी हमारे पास एक क्लाइमेट वगैरह सब कुछ लिखा गया और बॉक्स पूरा ब्लैंक आपको दिखा दे रहा है। अब इस ब्लैंक टेक्स्ट के अंदर हम हमारा डेटा लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये डेटा आएगा कहाँ से वो हमें देखना पड़ेगा। तो अब देखिए जब कभी भी आपको डेटा लेके आना है तो उसके लिए आपको सर्वर की जरूरत पड़ेगी। सर्वर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, डेटा लेके आएंगे। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वेदर ऐप की एपीआई की जरूरत पड़ेगी और उस वेदर ऐप की एपीआई के जरिए आप क्या कर सकते हो, आप अपना डेटा लेके आ सकते हो। मतलब आप अपना जो भी आपका वेदर जो भी आपको लेना है वो आप लेके आ सकते हो। चलिए कैसे लेके आ सकते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एपीआई बनानी पड़ेगी। अब ये एपीआई कहाँ से लाई जा सकती है, तो आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर पे जाना है। देन क्रोम ब्राउजर के जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है वेदर एपीआई, राइट। वेदर आपके पास लिखना है और उसके बाद लिखना है एपीआई एंड दैट्स। आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है ओपन वेदर मैप और .org ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप वेदर जो आपकी करंट वेदर चल रही है उसकी आप एपीआई लेके आ सकते हैं।
देखिए एपीआई लाने के लिए सबसे पहले इस जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगी एक की। उस की के जरिए आप क्या कर सकते हो, आपकी जो एपीआई है वो एपीआई लेके आ सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करंट फोरकास्टिंग करनी है। तो इस ऐप के ऊपर आने के बाद यहाँ पे लिखा है करंट फोरकास्टिंग वेदर ऐप डेटा कलेक्शन लिखा है। यहाँ पर जो भी करंट आपके पास वेदर चल रहा है, यदि आपको वो चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए एपीआई डॉक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो। एपीआई डॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से एपीआई मिल जाएगी। आप एपीआई अलग अलग तरीके से, मतलब बाय नेम, बाय सिटी के नेम से, सिटी के आईडी से, एपीआई कोड से, मतलब आप जिस तरह से आप लेके आना चाहते हो उस तरीके से आपको एपीआई मिल जाएगी। चलिए मुझे लाना है बाय सिटी नेम, मतलब हम यहाँ पर जैसे सिटी का नेम देंगे उसी तरीके से हमें यहाँ पर वेदर मिलना चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बिल्ड इन एपीआई डॉट सिटी नेम से लेके आऊंगा। सिटी नेम से लाने के बाद ये मुझे सिटी नेम से मेरी एपीआई देखने को मिल जाएगी। हमें जस्ट क्या करना है, इसको कॉपी कर देना है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। देखिए आप भी अपनी एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन आईडी फ्री है और यहाँ पर आपको कोई पेड नहीं देना है। यदि आप यहाँ पर पेड वर्जन को चूज करते हैं दैट्स आपको और भी ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन यदि आप बिना पेड किए इस एपीआई को काम करते हैं तब भी आपके पास ऑलमोस्ट आपका सारा काम यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं यहाँ पर वापस, और मुझे इस एपीआई को यूज करना है। तो एपीआई को पाइथन की फाइल के अंदर यूज करने के लिए आपको एक मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मॉड्यूल का नाम है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या करता है, जो भी आपका सर्वर, मतलब आपके पास जो भी आपका एपीआई है या फिर जो भी आप यूआरएल दे रहे हो उस यूआरएल के ऊपर हिट करने का काम करता है, मतलब उसे रन करवाने का काम करता है। चलिए तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। और इंपोर्ट किसे कर रहा हूँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट को कर रहा हूँ। इंपोर्ट रिक्वेस्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैं डेटा लेके आ रहा हूँ ये डेटा मुझे पहले लेके आना पड़ेगा। चलिए पहले मैं डेटा से बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, फिर मैं इसके अंदर कैसे आपको लगाना है वो नेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि हमारा जीयूआई तो डेवलपमेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा जो काम रहेगा यहाँ पर वो ये रहेगा कि इसके अंदर कैसे बिल्ड करना है, मतलब लगाना कैसे है। तो पहले रिक्वेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। चलिए रिक्वेस्ट आपके पास क्या लेके आएगा, आपका डेटा लेके आएगा। तो मैं डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब इसके अंदर देखिए मैं रिक्वेस्ट के पास जाऊंगा। रिक्वेस्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे फंक्शन है गेट। गेट फंक्शन के अंदर आपको देना पड़ता है यूआरएल, जिसके थ्रू आप एपीआई लेके आ रहे हैं, या जो भी आप यूआरएल को फैच करवाना चाहते हैं, या फिर जो भी यूआरएल को आप हिट करना चाहते हैं वो यूआरएल आपको यहाँ पर देना होता है। चलिए मैं लेके आया था एपीआई का नाम, तो वो एपीआई का नाम यहाँ पर दे दिया। अब इसके अंदर हमें देनी पड़ती है सिटी का नाम, कि जो आप सिटी का आप यहाँ पे क्लाइमेट जानना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो फिलहाल इस सिटी नेम को मैं खुद यहाँ पर डालूंगा। तो एक काम करते हैं, एज ए सिटी नेम यहाँ पर पास ऑन कराना चाहता हूँ, तो एक काम करते हैं, इसको एज ए स्ट्रिंग बना लेते हैं और देन प्लस लगा देते हैं, ताकि सिटी नेम को मैं खुद यहाँ पर ट्रांसफर कर सकूँ। तो फिलहाल इसको यहाँ पर फिर से प्लस करके इसको एज स्ट्रिंग बना देता हूँ, और उसके बाद एक और प्लस ऑप्शन लगा देता हूँ। इसके अंदर मुझे सिटी नेम देना है, तो मैं यहाँ पर नेम सिटी नेम से वेरिएबल बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिटी अंडरस्कोर नेम दे दिया मैंने यहाँ पर एज ए वेरिएबल। अब मुझे चाहिए एपीआई की। ये एपीआई की आपको जब भी आप इस एपीआई के ऊपर जाएंगे, मतलब ये एपीआई आप लेंगे, आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको एपीआई की मिल जाएगी। तो फिलहाल देखिए मैं इस एपीआई की के ऊपर जाके मेरी जो एपीआई की है उसको लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। मुझे ये बोल रहा है आप लॉगिन कीजिए पहले, तो मैंने पहले से एक आईडी बना रखी है तो लॉगिन कर चुका हूँ और मुझे मेरी एपीआई की यहाँ से मिल चुकी है। देन मैं इस एपीआई की को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। चलिए ये मैंने एपीआई की को पेस्ट कर दिया। एपीआई की से जो डेटा आपके पास आता है वो आपका जेसन और एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर आता है, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो जेसन के अंदर है, क्योंकि जेसन के अंदर जब आपका डेटा आता है वो आपके पास एज लाइक आपका डिक्शनरी के अंदर आता है, लिस्ट के अंदर आता है। यदि मैं पाइथन की बात करूँ तो वो आपको डिक्शनरी और लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, और यदि आप पाइथन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से कमांड कर चुके हैं तो लिस्ट और डिक्शनरी से बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डेटा मुझे मिला है वो डॉट यहाँ पर जेसन फॉर्मेट के अंदर मिलना चाहिए। ये डेटा आपको जेसन फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगा, फिर आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट ऑफ मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप डेटा को प्रिंट करेंगे तो सारा डेटा आपको मिल जाएगा। अब मुझे सिटी नेम देना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ जो वेरिएबल मैंने बनाया है यहाँ पर सिटी अंडरस्कोर नेम, तो इस सिटी अंडरस्कोर नेम के अंदर मैं डेटा दे रहा हूँ यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग, और मैं दे रहा हूँ अभी जहाँ पे हमारी डब्ल्यूएस स्क्रिप्ट टैग है जोधपुर में, तो मैं जोधपुर दूंगा। तो मैंने जोधपुर दिया। ओके, जोधपुर देने के बाद अब मैं जैसे इसे रन करता हूँ तो मुझे इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी मुझे। जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे जेसन का डेटा मिल चुका है, जिसके अंदर देखिए मुझे कोड मिला है। कोड मतलब यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट मिले हैं कि क्या क्या कोऑर्डिनेट है आपके पास यहाँ पर। देखिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मुझे मिल गया है। उसके बाद उसका वेदर मिला है। वेदर के अंदर मेन वेदर के अंदर देखिए क्लाउड वेदर चल रहा है अभी यहाँ पर जोधपुर का। देन डिस्क्रिप्शन मिला है। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है, ब्रोकन क्लाउड्स हैं, मतलब क्लाउड टूट रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप देखिए मेन के अंदर जाएंगे तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा।
टेम्परेचर के अंदर टेम्परेचर मिल जाएगा, टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर मिल जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा, ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, सी लेवल मिल जाएगा, इसके अलावा ग्राउंड लेवल मिल जाएगा, विजिबिलिटी मिल जाएगी, कितनी विजिबिलिटी है, विंड की स्पीड क्या है, ड्यूरेशन क्या है, क्लाउड क्या है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए सनराइज, सन रेस्ट, यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। देखिए सनराइज आपको मिल गया कितने बजे यहाँ पर हुआ था, लेकिन अभी जो ये टाइमिंग देख रहे हैं, ये टाइमिंग आपके पास मिली सेकंड के अंदर है। देखा ये सब कुछ टाइम क्या है, मिली सेकंड के अंदर है। तो आप इसको सेकंड के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम के अंदर चेंज कर सकते हैं। सिटी का नाम भी लिखा है, सिटी का कोड भी लिखा है कि क्या कोड है वेदर ऐप के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मैं आपको टेम्परेचर के ऊपर ले चलूं तो टेम्परेचर आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, बेसिकली बात करें आपको फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो आप डिग्री सेल्सियस के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये सब कुछ अब हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो ये एपीआई आ चुकी है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने एपीआई बनाई है, इस एपीआई में जो भी डेटा है मैं इसको क्या करता हूँ, डायरेक्टली फैच करवाता हूँ। किसके अंदर, क्या है यहाँ पर यूआरएल जो है इसको फैच करवा देते हैं डायरेक्टली, कहाँ पर, बेसिकली क्रोम ब्राउजर के पास, ताकि हम उनमें से जो जो डेटा हमें चाहिए वो डेटा हम डायरेक्ट लेके आ सकें। तो ये मैंने क्रोम ब्राउजर के ऊपर डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पर। एंड इसके बाद में वापस चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चलने के बाद इसको हटा देते हैं, और सिटी नेम तो हम खुद लिखेंगे। तो बेसिकली मैं ये जो सिटी नेम है, इस सिटी नेम को हटा देता हूँ, और पहले जो मेरे पास लिखा था वो मैं लिख देता हूँ। तो सिटी नेम मैंने लिख दिया यहाँ पर जोधपुर, ठीक है। तो मैंने ये जोधपुर लिखा, देन रन किया मैंने यहाँ पर। तो ये जोधपुर का जो भी डेटा है वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो अब आप इसे देख पाएंगे ना आराम से। तो ये आपका देखो, पहले यहाँ से यहाँ तक आपके एक डिक्शनरी बनी हुई है। इस डिक्शनरी के अंदर ये एक कॉर्ड एक की है, जिसके अंदर एक और छोटी डिक्शनरी बनी है, वेदर एक की है, जिसके अंदर एक लिस्ट बनी हुई है। ये लिस्ट यहाँ से लेके आप देखोगे यहाँ तक एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर आपके पास एक डिक्शनरी बनी हुई है। इस डिक्शनरी के अंदर और भी आपका छोटी छोटी की बनी हुई है, राइट। तो ये सब कुछ डेटा अब हमें चाहिए। चलिए तो इन डेटा को वन बाय वन लेके आते हैं। तो अब आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा कि कैसे आपका डेटा यहाँ से आएगा आपके पास। चलिए अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और उस फंक्शन के अंदर ये सब कुछ काम करवाता हूँ। ओके चलिए अब फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के थ्रू काम कराते हैं। तो मैं यहाँ पर डेफ कीवर्ड्स के नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ, जो कि मेरे पास क्या करेगा, डेटा गेट करेगा। मतलब डेटा अंडरस्कोर यहाँ पर गेट के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ, जो कि डेटा गेट करेगा। अब मुझे यहाँ पर वो सिटी का नाम लाना पड़ेगा जो कि मुझे चाहिए। तो ये सिटी का नेम कैसे लाया जाएगा यहाँ पर, तो वो लाया जाएगा आपके पास इस कॉम्बो बॉक्स से। कॉम्बो बॉक्स से सिटी का नाम लेके आना है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस कॉम्बो बॉक्स में एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वो वेरिएबल क्या करेगा, आपका जो भी सिटी का नाम है वो सिटी का नाम आपको लाके देगा। तो फिलहाल अभी मैं इसको तो स्मॉल कर देता हूँ, वापस चलता हूँ यहाँ पर। एंड कॉम्बो बॉक्स कहाँ है, ये रहा कॉम्बो बॉक्स। इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो कि आपके पास क्या करेगा, उस सिटी के नाम को गेट करेगा, और वो भी एज ए स्ट्रिंग। तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, बेसिकली एक वेरिएबल देना पड़ेगा जो कि होगा टेक्स्ट वेरिएबल। और टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर आपके पास क्या करेंगे, हम एक डेटा मतलब एक वेरिएबल बनाएंगे, सिटी अंडरस्कोर नेम। जो भी नेम होगा वो बनना मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। अब ये जो सिटी अंडरस्कोर नेम जो मैंने बनाया ना यहाँ पर, इस सिटी अंडरस्कोर नेम मुझे इसका डेटा टाइप तैयार करना पड़ेगा, कौन सा रखना है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सिटी अंडरस्कोर नेम के नाम से वेरिएबल ले रहा हूँ, और ये किस में होगा, स्ट्रिंग वेर में होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा गेट करेगा। तो अब यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो स्ट्रिंग वेर के अंदर आ जाएगा, और उसको हम यहाँ पर गेट कर लेंगे इस सिटी अंडरस्कोर नेम के जरिए। अब वापस चलते हैं फंक्शन के लिए। ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया है। इस फंक्शन के जरिए ये वाला जो काम है वो तैयार हो जाना चाहिए। पहले तो मैं ये हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं रखना है बेसिकली, और इन दोनों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। और एपीआई को मुझे प्रिंट भी नहीं करवाना है, तो फिलहाल इसको भी हटा देता हूँ। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पर ये सिटी अंडरस्कोर नेम जो है, यहाँ पर इसको हटा के केवल सिटी करूंगा, सिटी का नेम आएगा। अब ये सिटी का नेम कैसे गेट किया जाएगा, तो जो हमने सिटी अंडरस्कोर नेम के नाम से नीचे जो वेरिएबल बनाया ना यहाँ पर, उससे हम डेटा गेट करेंगे। तो डॉट यहाँ पर गेट फंक्शन के जरिए हम डेटा गेट करने वाले हैं, और ये डेटा हम किस में डालेंगे, सिटी में डालेंगे। तो मैं यहाँ पर सिटी के नाम से एक वेरिएबल बना चुका हूँ पहले से, तो वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, राइट। ये एपीआई से आपका डेटा आ चुका है। अब ये डेटा किस में आया, डेटा के अंदर आया। तो अब डेटा के अंदर से मुझे एक एक डेटा गेट करना पड़ेगा, एक एक डेटा गेट करना पड़ेगा, और वो डेटा हमें किसके में डालना है, तो ये जितने भी नीचे वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, वेदर क्लाइमेट, वेदर डिस्क्रिप्शन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन सब के अंदर डालना है, ठीक है। तो वन बाय वन डालते हैं। ओके, वन बाय वन डालने के लिए मैं सबसे पहले इसके अंदर डेटा डालूंगा, जो कि होगा लेबल अंडरस्कोर 1 के अंदर। तो जस्ट इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर यदि मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए लॉट यहाँ पर क्या लूंगा, कॉन्फिग लूंगा। कॉन्फिग के जरिए ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूंगा। और क्या चेंज करना है बेसिकली, तो मुझे यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना है यहाँ पर। तो टेक्स्ट लिया यहाँ पर, और टेक्स्ट वाला जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, बेसिकली मेरे पर बात करें तो ये जो डेटा है ये डेटा मुझे देगा। अब क्या करना है, सबसे पहले डेटा नाम का आपका वेरिएबल है जिसके अंदर आपकी डिक्शनरी पड़ी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेटा नाम का जो वेरिएबल हमने लिया है वो उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर गए। डिक्शनरी के अंदर जाने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, बेसिकली वेदर के बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर वेदर के बारे में चाहिए, तो वेदर एक की है,
तो वो वेदर एक की डाल दी मैंने यहाँ पर। देन फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया मैंने यहाँ पर। वेदर की के अंदर मुझे यहाँ पर ये जो मेन है ये डेटा चाहिए, लेकिन वेदर की के अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक लिस्ट देखने को मिलेगी। इस लिस्ट के अंदर पहले नंबर पे मतलब इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर मेरे पास क्या पड़ी है, एक डिक्शनरी पड़ी है। दैट्स मुझे यहाँ पर 0 डालना पड़ेगा। फिर मैं इसके स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा और स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद अब देखिए ये वेदर के अंदर जाने के बाद ये जो आपने लिया है एक और की, उसके अंदर मेन के अंदर लिखा है क्लाउडी है, तो मैं इसको जस्ट कॉपी करूंगा और इसके अंदर डाल दूंगा क्लाउडी। इसके अंदर डाल दूंगा यहाँ पर मेन का डेटा। चलिए ये मेरे पास वेदर डॉट वन डॉट कॉन्फिग आ गया यहाँ पर। अब मुझे नेक्स्ट किसका चेंजेस करना है, यहाँ पर वेदर लेबल मतलब WVL का हमें यहाँ पर डेटा चेंज करना है। चलिए तो जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ, वेदर डॉट वन डॉट लेबल ले लिया यहाँ पर, डॉट यहाँ पर फिर से कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाने के बाद मैं टेक्स्ट को चेंजेस करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लूँगा टेक्स्ट और टेक्स्ट के अंदर वापस मुझे पहले क्या करना है, डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद अब नेक्स्ट किस में जाना है, वेदर में जाना है, तो मुझे वेदर पे लेना पड़ेगा क्योंकि वेदर के अंदर ही डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर वेदर में जाऊँगा। वेदर के अंदर जाने के बाद मुझे आगे बढ़ना है यहाँ पर राइट, मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद मैं 0 नंबर पे जाऊँगा एंड उसके बाद देखिए इसी के अंदर क्लाउड के बारे में डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर ही डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो ये डिस्क्रिप्शन चाहिए क्योंकि ब्रोकन हुआ है या कुछ हुआ है तो वो मुझे यहाँ पर चाहिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिया है एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मैंने ये यहाँ पर पेस्ट करा दिया डिस्क्रिप्शन को। चलिए ये W1 के अंदर भी आपके पास आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अंडरस्कोर 1 के नाम से हमारा लेबल बना हुआ है। इसके अंदर चलेंगे, फिर से ऊपर चलेंगे वापस एंड यहाँ पर चलने के बाद वापस यहाँ पर प्लेस करेंगे, डॉट यहाँ पर कॉन्फिग का यूज़ करेंगे। कॉन्फिग के अंदर मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ टेक्स्ट को, तो मैंने टेक्स्ट को चेंज किया। फिर डेटा के अंदर जाके अब मेरे पास वेदर के अंदर टेम्परेचर को ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक डिक्शनरी स्टार्ट हो रही है। डिक्शनरी के अंदर टेम्परेचर कहाँ पे पड़ा है, ये रहा आपका टेम्परेचर, जो कि क्या है मेन नाम की की के अंदर है। ये दिख रहा है आपके पास यहाँ पर, बेस एक अलग की है, मेन एक अलग की है, तो मैं मेन नाम की के अंदर से डेटा लेके आ रहा हूँ। चलिए मेन नाम की से डेटा लेके आए। मेन नाम की के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक और आपको डिक्शनरी मिलेगी और उस डिक्शनरी के अंदर मैं बात करना चाहूँगा इस डिक्शनरी, ये यहाँ से यहाँ तक एक डिक्शनरी है, इसके अंदर मुझे टेम्परेचर चाहिए बेसिकली, तो मैं इस टेम्परेचर वाले बॉक्स को कॉपी कर लूँगा एंड देन टेम्परेचर को पेस्ट कर दूंगा। लेकिन ये जो टेम्परेचर आएगा ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मुझे एज ए स्ट्रिंग के अंदर इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है। देखिए ये जो आपके पास है वो आपके पास बेसिकली जो टेम्परेचर है वो केल्विन के अंदर लिखा है और आपको यहाँ पर डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए -273 आपको लगाना पड़ेगा 0.5, राइट। तो ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए वापस चलते हैं। यहाँ पर ये जो टेम्परेचर का डेटा आएगा इसके अंदर से मुझे यहाँ पर लेस करना है। क्या लेस करना है, बेसिकली ये 273 को लेस करना है और ये जो डेटा आएगा इसको डेटा को कंप्लीटली मैं यहाँ पर str करके स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये मेरा टेम्परेचर क्या हो गया, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। देन नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज लेबर मतलब प्रेशर दिखाना है। तो प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर तो नॉर्मल प्रेशर होता है बेसिकली, तो वो आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं प्रेशर अंडरस्कोर 1 डॉट यहाँ पर कॉन्फिग का यूज़ कर रहा हूँ। कॉन्फिग के अंदर जाके मैं टेक्स्ट को चेंज करने वाला हूँ, तो मैंने लिया टेक्स्ट और टेक्स्ट के अंदर जाके मेरे को चाहिए प्रेशर, तो API के अंदर जाएंगे, API के अंदर जाके प्रेशर को ढूंढेंगे। तो देखिए ये आपका इसी डिक्शनरी के अंदर, ये आप देख रहे हैं इसी डिक्शनरी के अंदर आपका प्रेशर लिखा हुआ है, यहाँ पर 100 कुछ आपका लिखा हुआ है प्रेशर। तो ये प्रेशर को आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए एंड इसके अंदर आप क्या करेंगे, पहले डेटा के अंदर जाएंगे। डेटा के अंदर जाने के बाद फिर आप यहाँ पर अंडरस्कोर यहाँ पर मेन के अंदर जाना है आपको। मेन के अंदर जाने के बाद आपके पास एक और स्क्वायर ब्रैकेट और फिर इसके अंदर आपका प्रेशर आ जाएगा। तो ये सब कुछ काम आपके पास हो जाएगा। पहले API से डेटा आएगा, देन इन जगह पर आपका प्लेस हो जाएगा, राइट। तो ये आपका कंप्लीटली आपका ग्राफ बन चुका है प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ये जो बटन जो हमने सबसे ऊपर लगाया था इसको सबसे नीचे लगाना है। तो मैंने यहाँ पे कट कर देता हूँ पहले बटन को और ये जितना भी डेटा है इन सबको पास लेके आ जाता हूँ, राइट। और मैं यहाँ चलता हूँ और बटन को सबसे लास्ट में प्लेस कर देता हूँ। चलिए ये कंप्लीटली हमारा एक वेदर ऐप तैयार हो चुका है। अब हम इसे रन करते हैं। रन करने पर ये देखिए वेदर ऐप आ चुका है। अब इसके अंदर मुझे किसका डेटा सर्च करना है, तो मैं चाहता हूँ राजस्थान का डेटा मुझे मिल जाए। तो राजस्थान ढूंढते हैं राजस्थान को, राइट। राजस्थान मिल चुका है, देन डन करूँगा। तो अच्छा फंक्शन कॉलिंग हमने नहीं की है, एक प्रॉब्लम हो गई है, फंक्शन कॉलिंग नहीं की है। तो गेट अंडरस्कोर डेटा से हमें फंक्शन कॉलिंग करनी पड़ेगी और वो प्रॉब्लम कहाँ हुई है, यहाँ पर बटन में। तो बटन के अंदर हमें यूज़ करना पड़ेगा कमांड का। हम कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं, फंक्शन की कॉलिंग कर सकते हैं। फंक्शन का नाम क्या है, गेट डेटा। चलिए अब इसे रन करते हैं दोबारा और इस बार फिर से रन करते हैं राजस्थान का। तो मैं फिर से ढूंढता हूँ यहाँ पर राजस्थान को। छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, ओके कोई नहीं, डन करते हैं। तो अब आपका जो डेटा है वो आ चुका है, क्लाउडी आ चुका है, फोरकास्ट आ चुका है
फोरकास्ट करने के बाद ये आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ गया, मतलब 0.0000 काफ़ी बड़ा आ गया, इसको भी कम करना है और ये प्रेशर भी सही दिखा रहा है। तो पहले इसको ओवरकम करते हैं, 0.32 को हटाते हैं यहाँ पर, देन वापस ऊपर चलते हैं और ये कहाँ आ रहा है आपका डेटा, ये रहा आपका जो डेटा आया ना यहाँ पर, ये काफ़ी बड़ा डेटा आ रहा है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर के अंदर, तो मैं इंट फंक्शन लगा के इसको परफेक्टली एक इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट। चलिए अब मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, ये मेरे पास आ चुका है यहाँ पर। अब मैं डालता हूँ जोधपुर, आप चाहें तो दूसरा भी डेटा यहाँ पर डाल सकते हैं, खुद भी टाइप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। अब जोधपुर लगाएंगे तो जोधपुर से रिलेटेड सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। क्लाउडी है, ब्रोकन क्लाउड है, टेम्परेचर 32 चल रहा है और 104 इसका प्रेशर है। अब मैं इसको हटाता हूँ। नेक्स्ट कोई और सिटी का डालते हैं, आउट ऑफ इंडिया का डाल देते हैं यहाँ पर, तो मैं लंदन का डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं लंदन का डालता हूँ। तो पहले एक काम करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं लंदन का अभी करंटली टेम्परेचर क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैंने लंदन लिखा है यहाँ पर और टेम्परेचर लिखा है यहाँ पर, तो 20 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास चल रहा है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट यहाँ पर लिखा है। तो चलिए इसे डन करते हैं। यहाँ पर लंदन का देख लेते हैं यहाँ पर, तो लंदन के बारे में ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देगा। क्लाउडी है, ओवरकास्ट है, 90 टेम्परेचर बता रहा है, 20 दिखा रहा है, ऑलमोस्ट मतलब पास है यहाँ पर। प्रेशर 1081 दिखा रहा है यहाँ पर, और यही सारी चीज यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो एक कंप्लीट वेदर ऐप बन चुका है। अब आप इसका कलर वगैरह अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हैं, जैसे जैसे आपका सिटी के नेम होते हैं वैसे वैसे आप इसका कलर वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करा सकते हैं। तो एक कंप्लीट वेदर ऐप आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सब कुछ चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि कौन सी क्या है, किस तरह से आ रही है। अब एक छोटा सा मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ये वेदर डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी कम कर देनी चाहिए, राइट। तो वेदर डिस्क्रिप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है उसको ढूंढते हैं, ये वेदर डिस्क्रिप्शन, इसको मैं फॉन्ट साइज को 16 कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, कूल। ओके वाकई में अब सही दिख रहा है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें अब आपके लिए क्लियर हो गई हैं, बॉक्स वगैरह सब बन चुके हैं और काम हो चुका है। अब आप चाहें तो इसमें से कोई भी आप ढूंढ सकते हैं, जैसे मैं पांडिचेरी का ढूंढना चाहूँगा और डन करता हूँ तो मेरे को पांडिचेरी का यहाँ पर मिल जाएगा सारा डेटा। चलिए देखिए, हज़ार्ड है 33 चल रहा है और सब कुछ चल रहा है, ठीक है। और किसी का सर्च करना है, जैसे कि केरला का सर्च कर लेते हैं, देन रन, तो केरला का जो टेम्परेचर है वो मुझे यहाँ पे दिखेगा, क्लाउडी, ब्रोकन क्लाउड 31 एंड दैट्स इट। तो ये क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पर, इस तरह से कंप्लीट एक वेदर ऐप बन रहा है। अब आप इसके अंदर और भी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और भी जो डेटा है वो इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से वेदर ऐप बनाना है। एक छोटा सा यहाँ पर हमने वेदर ऐप बनाया पाइथन के थ्रू, तो ये आप बना सकते हैं और इसकी आप EXE तैयार करके आप अपने फ्रेंड को तैयार कर दे सकते हैं। EXE बनाने के लिए आपको एक कंप्लीटली अलग एक वीडियो बनाई गई है, जिसके अंदर आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं एक पाइथन की फाइल के जरिए, वो कंप्लीटली आपको सिखाया गया है। आप उसके जरिए सीख सकते हैं आराम से। उसका वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अंदर मिल जाएगा, या फिर पाइथन के जो प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके आप उस चीज को सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से आप वेदर ऐप बना सकते हैं पाइथन के जरिए। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। चलिए, तो इसके लिए क्या जरूरत है, पहले मॉड्यूल की बात करेंगे, फिर उसके बाद इसे कैसे स्क्रीनशॉट लेना है उस सब चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं यहाँ पर। देखिए, मैं आपको ले चलता हूँ पहले आपको एक पाइथन की फाइल के अंदर, फिर उसके बाद में आपको कौन से मॉड्यूल की जरूरत है तो उसके बारे में बता देता हूँ। तो मॉड्यूल का नाम है पाई ऑटो GUI। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है पाई ऑटो और GUI लिखना है यहाँ पर, और इसके ऊपर जाने के बाद आपको एक PyPip की एक वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे पाई ऑटो GUI नाम से जो मॉड्यूल है वो आपको मिल जाएगा। आप जस्ट क्या करें, इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसे यहाँ पर पेस्ट कर दें, देन एंटर करेंगे तो ये पाई ऑटो GUI आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगा। फिलहाल मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है। यदि ये नहीं होता तो ये डाउनलोडिंग प्रोसेस होता, यदि आपके सिस्टम में नहीं है तो बेसिकली डाउनलोडिंग प्रोसीजर आपको दिखाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये मॉड्यूल आने के बाद इस मॉड्यूल के जरिए आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट को पहले मैं लेके बताऊंगा, फिर उसके जरिए एक ऐप बिल्ड करेंगे और उस ऐप के जरिए मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे यहाँ पर, और उस डेस्कटॉप एप्लीकेशन के जरिए हम क्या करेंगे, बेसिकली वन शॉट स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये मॉड्यूल कैसे वर्क करता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट कर देना है यहाँ पर, और इंपोर्ट किसे करना है, पाई ऑटो GUI को कर देना है। पाई ऑटो GUI को आपको क्या करना है, इंपोर्ट कर देना है। देन नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, आपका जो पाई ऑटो GUI है आपके पास यहाँ पर, इससे आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अब स्क्रीनशॉट लेने के लिए सबसे पहले आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं स्क्रीनशॉट मतलब SS के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि स्क्रीनशॉट से होगा यहाँ पर। देन ये क्या करेगा, पाई ऑटो GUI जो है इसके अंदर आपके पास स्क्रीनशॉट नाम से आपके पास क्या है, एक फंक्शन है, उस फंक्शन का यूज करेगा। अब ये स्क्रीनशॉट क्या करेगा, आपके जो स्क्रीन है इसके स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेगा और आपके पास सेव कर देगा। चलिए अब हमें क्या करना है, इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप इसका पाथ दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी इसे सेव कर सकते हैं। तो इसे सेव करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, SS डॉट यहाँ पर आपके पास सेव फंक्शन है यहाँ पर, उस सेव फंक्शन के जरिए आप इसे सेव कर सकते हैं और जो भी आप इस फाइल का नाम देना चाहे वो ले सकते हैं।
तो मैं दे रहा हूं यहाँ पर test1 डॉट यहाँ पर png, मतलब मुझे png फॉर्मेट के अंदर क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए तो png फॉर्मेट के अंदर स्क्रीनशॉट लेते हैं। वैसे तो ये 2 लाइन का ही कोड है, लेकिन हम इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने वाले हैं बेसिकली, तो इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे। फिर मैं इसे रन करूंगा। रन करने के लिए मैं डिबग करूंगा एंड देन मैं एसएस के ऊपर जाके क्लिक कर दूंगा, तो ये आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे रन हो जाएगी और आपका जो स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट आपके पास हो जाएगा। देन तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। अब मुझे स्क्रीनशॉट को देखना है, तो स्क्रीनशॉट देखने के लिए इस पर्टिकुलर फोल्डर में चलता है। तो मेरे पास ये जो आपके पास पाइचाम है वो एक्चुअल में सी ड्राइव के अंदर जाकर यूजर के अंदर जाके आपके पास WSCryptech में जाके है ये, और आप अपना जो यहाँ पे पाइथन की फाइल यूज करें उसके जरिए आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट पड़ा है। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा यहाँ पर, तो देखिए आपका स्क्रीनशॉट तैयार हो चुका है। यदि इसको जूम करें तो देखिए अभी जो मैंने कोड लिखा था उसका स्क्रीनशॉट आ चुका है। देखिए कंप्लीटली स्क्रीनशॉट आ चुका है और जो भी आप देख रहे हैं वो हो गया। तो बेसिकली आप इस तरीके से शॉर्टकट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अब हम बनाने वाले हैं इसकी एप्लीकेशन, तो इसको हम टिंकर की हेल्प से एप्लीकेशन बनाएंगे, ताकि जब कभी भी हमें स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़े तो बस हमें उस एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड क्लिक करना है, देन आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए तो फिर टिंकर का यूज करते हैं इस स्क्रीनशॉट के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बेसिकली सबसे पहले टिंकर को इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम की हेल्प से। तो मैंने फ्रॉम यहाँ पे यूज किया है टिंकर का, टिंकर के अंदर जाके मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ स्टार लगा के इसके सारे फंक्शन को। ये जो काम है ये काम मैं एक फंक्शन के अंदर डाल दूंगा फिलहाल, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, ताकि मैं आगे वाला जो काम है वो उसे कंप्लीट कर सकूँ। तो अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ पर एक टिंकर के थ्रू GUI बनाना। चलिए GUI बनाते हैं ताकि एक एप्लीकेशन बिल्ड कर सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे विन नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड टी के नाम की यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास को कॉल करता हूँ, और विन डॉट यहाँ पर मेन लूप फंक्शन के जरिए मैं इसे क्या करता हूँ, कंटिन्यूसली रन करता हूँ। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे एक बटन बनाना है। पहले तो हम एक विंडो बना लेते हैं एंड विंडो बनाने के बाद उसके अंदर एक बटन बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर विन डॉट यहाँ पर टाइटल का यूज करूंगा। तो यहाँ पर टाइटल ले लेते हैं और टाइटल के अंदर डाल देते हैं WSCube का हम बना रहे हैं SS, मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए। देन उसके बाद विन डॉट यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं, बेसिकली ज्योमेट्री को, क्योंकि हम एक फिक्स ज्योमेट्री के साथ इसे रखेंगे। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो 500 × 500 पिक्सल रखूंगा मैं यहाँ पर। तो 500x × 500 मैंने रख दिया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर इसके कलर की बात कर देते हैं। तो विन डॉट कॉन्फिग के जरिए हम इसका कलर चेंज करेंगे और कॉन्फिग के अंदर BG के अंदर जाके मेरा जो फेवरेट कलर है येलो, तो मैं यहाँ पे येलो डाल देता हूँ। देन नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री को फिक्स कर दूंगा। तो विन डॉट यहाँ पर रीसाइजेबल को हम क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, और रीसाइजेबल को ऑफ करने के लिए फॉल्स कॉमा एंड मैं फॉल्स की यूज करूंगा। तो ये फॉल्स से आपका रीसाइजेबल ऑफ हो जाएगा। अब मुझे किसकी जरूरत है, एक बटन की जरूरत है जिसके जरिए आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया जाएगा। तो चलिए बटन बना लेते हैं। तो बटन बनाने के लिए मैं यहाँ पर बटन नाम से एक पहले से वेरिएबल बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं बटन नाम के फंक्शन को कॉल करता हूँ। फिर विंडो को डालना है मुझे यहाँ पर, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ और टेक्स्ट लिखने के ऊपर लिख लेता हूँ डन। ये डन आपके पास टेक्स्ट है। देन उसके बाद बात करें फॉन्ट के बारे में, तो फॉन्ट ले लेते हैं और फॉन्ट के अंदर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर टाइम न्यू रोमन। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइम न्यू रोमन ले रहा हूँ और उसके बाद मैं इसकी जो साइज है वो 50 कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड। ओके, तो ये मैंने बोल्ड कर दिया। देन फॉन्ट कलर वगैरह सब जो है वो सेम ही रखने वाले हैं, ब्लैक एंड व्हाइट सही है यहाँ पर। देन बटन का प्लेसमेंट दे देते हैं। तो बटन डॉट यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ प्लेस का, और प्लेस के अंदर अब देखिए 500 × 500 है, तो एक अच्छा 500 × 500 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको 300 × 300 का कर देते हैं बॉक्स को, राइट। एंड बटन का प्लेसमेंट कर देते हैं x = में 300 है और 50 का बॉक्स होगा, तो एकदम 100 का बॉक्स ले लेते हैं। तो 200 बच जाएगा, तो 100 रख देते हैं x एक्सिस के अंदर। एंड y एक्सिस के अंदर बात करें तो 50 एंड 60 100 का बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर बेसिकली, तो भी आपके पास 200 बच जाएगा, तो 200 रख देते हैं, राइट। सॉरी 100 रख देते हैं इसको भी, और ये अपने हिसाब से आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। एंड हाइट एंड विड्थ की बात करें तो बॉक्स की जो हाइट है वो मैं यहाँ पर 100 रख लूँगा एंड विड्थ की बात करूँगा, मतलब जो बटन की हाइट और विड्थ बता रहा हूँ वो मैं 100 रखने वाला हूँ। चलिए एक बार इसे रन करके देख लेते हैं कि हमारी GUI कैसे दिख रही है, ताकि हमें यहाँ पर GUI का यूज़ करना पड़े। ओके, एक छोटी सी एरर आ गई है, बोल्ड की स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं। एंड देन मैं इसे दोबारा रन करूँगा, तो मेरी GUI तब तैयार हो चुकी है। और इसके ऊपर देखिए जो डन बटन है वो मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा, मतलब डन का जो डन है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो एक काम करता हूँ, इसका ये जो बोल्ड है ये बोल्ड हटा देता हूँ। एंड अब मैं दोबारा रन करूँ तो अब देखिए अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब उसकी जो विड्थ है वो विड्थ मुझे बढ़ानी पड़ेगी। तो विड्थ को कर देता हूँ मैं यहाँ पर 300 एंड देन रन करें यहाँ पर,
तो देखें ओके डन बटन दिख तो रहा है लेकिन वो अभी आपके पास क्लियर नहीं आया, तो इसको मैं 200 कर देता हूँ। देन रन करें अब यहाँ पर ओके, तो ये डन बटन दिख रहा है। वैसे ये डन बटन थोड़ा उधर आना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, हम इसे लेके आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 100 यहाँ पे क्या बोला 200 300 और ऊपर चल के इसको कर देते हैं 400, मतलब विड्थ को कर दिया मैंने 400। चलिए अब देखते हैं इसको जीआई को। बिल्कुल सही है, ये जैसे ही डन बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा स्क्रीनशॉट अब हमें यहाँ पर मिल जाना चाहिए। बस एक छोटी सी जीआई तैयार हो चुकी है स्क्रीनशॉट से रिलेटेड। तो अब हमें क्या करना है, फंक्शन की कॉलिंग करना है और पहले मुझे इसको फंक्शन में डालना है। तो मैं काम करता हूँ डेव कीवर्ड से एक फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन का नाम बनाता हूँ यहाँ पर टेक स्क्रीनशॉट। ओके, तो मैं यहाँ पर टेक अंडरस्कोर एसएस के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो जितना भी आपका किया हुआ है इसको हम मैं स्क्रीनशॉट ले लेगा, राइट। और अब आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर एक फोल्डर के अंदर जाके सेव हो जाए, मतलब आप एक फोल्डर का एड्रेस भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ऐसे तो ये जो आपके पास यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर, यदि आप इसे एप्लीकेशन को डेस्कटॉप के ऊपर रखेंगे तो डेस्कटॉप के ऊपर हो जाएगा, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाकर वो स्क्रीनशॉट सेव होना चाहिए तो कंप्लीटली आपको वो पाथ देना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं तो पाथ भी आप ले सकते हैं। तो फिलहाल एक काम करते हैं, पाथ भी ले लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर जब पाथ की जरूरत पड़े तो हम उस पाथ को जरिए गेट कर सके और उसके बाद उसी पाथ के ऊपर हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो सेव हो जाए। तो चलिए पाथ भी ले लेते हैं, एक काम करते हैं पाथ को भी ले लेते हैं और थोड़ा सा ये काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मतलब ये जो आपका है इसे हम यहाँ पर थोड़ा कंप्लीटली बड़ा कर देते हैं और कंप्लीटली पाथ भी डाल देते हैं एक। तो पाथ लेने के लिए मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स देना पड़ेगा। उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये जो पाथ है वो लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एंट्री करवाने के लिए एंट्री बॉक्स लूंगा वैसे तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंट्री करवाने के लिए मैं एंट्री बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। इस एंट्री बॉक्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एंट्री ले सकते हैं। अब उसके अंदर ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, ये सब कुछ मैं वहाँ पे भी यूज़ करूँगा एंट्री बॉक्स के अंदर भी। तो फिलहाल मैं इस एंट्री बॉक्स में ले लेता हूँ। बस एंट्री बॉक्स में आपका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट नहीं आपके पास आएगा। एंड एंट्री बॉक्स के लिए अब आपको हाइट एंड विड्थ देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एंट्री डॉट यहाँ पर प्लेस का यूज़ करूँगा, जिसकी वजह से हम इसकी हाइट एंड विड्थ डिसाइड कर सकते हैं। डॉट यहाँ पर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ प्लेस, एंड प्लेस के अंदर अब देखिए इसके अंदर मैं एंट्री बॉक्स काफ़ी बड़ा बनाना चाहता हूँ। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर 500 × 500 है तो 10 पिक्सल इस तरफ से 10 पिक्सल इस तरफ से रखेंगे। तो x = 10 पिक्सल मैंने रखा है यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर हाइट विड्थ की बात करें और हाइट की बात करें तो बेसिकली पहले मैं हाइट और विड्थ डिसाइड कर लेता हूँ। तो देखिए 50 पिक्सल है तो 50 पिक्सल के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो मैं इसको 100 यहाँ पे रखूंगा, मतलब इसकी जो हाइट है वो 100 पिक्सल रखी जाएगी। देन उसके बाद में बात करें विड्थ के बारे में, तो मैं जो विड्थ रखूंगा इसके बाद तो वो देखिए 500 पिक्सल है। 500 पिक्सल का आपका टोटल यहाँ पे बना हुआ है। तो एक काम करते हैं, एक्स एक्सेस के अंदर मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ और 20 इधर 40 रह गया, 40 चला गया तो 460 आपके पास रहेगा यहाँ पर बेसिकली। तो 460 पिक्सल का आपका विड्थ आ जाएगा। देन मैं वाई की बात करूंगा, मतलब ऊपर से जो गैप आपका रहना चाहिए तो बेसिकली वो 50 पिक्सल के बाद रहना चाहिए। चलिए फिर इसे रन करते हैं यहाँ पर। तो ये कैसा दिख रहा है एंट्री बॉक्स, तो ये एंट्री बॉक्स आपके पास आ चुका है जहाँ पे आप कंप्लीटली अपना जो भी URL है वो आप दे सकते हैं। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि अच्छा सा लगे यहाँ पर 700 के साथ। एंड मैं दोबारा इसे रन करूँ, अच्छा ये विड्थ बढ़ गई है, इसकी विड्थ बढ़ानी है मुझे बेसिकली 700 एंड इसको कर देते हैं 400, राइट। एंड देन मैं अब इसे रन करता हूँ यहाँ पर। तो आप इसे URL में भी ले सकते हैं और ये काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसको थोड़ा और कम करेंगे। बेसिकली इसकी साइज़ को मैं कर देता हूँ 30 एंड विड्थ को कर देता हूँ यहाँ पर 70, मतलब हाइट को कर देता हूँ 70। देन रन, ओके। एक प्यारा सा GUI बनाना है। हाँ ये आपके पास अब बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर, राइट। अब आप इसके अंदर आराम से URL लिख सकते हैं। और वैसे की बात करें तो ये 700 है तो 700 में से 20 इधर चला गया, 20 इधर चला गया तो 700 में से 40 चला गया तो बेसिकली 660 आपके पास आ गया। अब मुझे यहाँ पर देखिए इसकी आपके पास बात करें y = 50 यहाँ से दिया हुआ है, 70 यहाँ दिया हुआ है, 50 + 70 का गैप करें यहाँ पर 120 आपके पास आ चुका है। 120 के साथ 20 का गैप करेंगे तो 140 आपके पास आ जाएगा। एंड देन रन करूंगा यहाँ पर और इसके बाद देखूंगा तो यस ये सही है। अब मुझे इसको सेंटर में लेके आना है, बटन को भी, तो बटन को सेंटर में लाना है। तो देखिए 700 आपके पास ये है, विड्थ आपके पास 200 की है तो बढ़ गया पीछे 500 में से 240 आपके पास रहेगा, तो मैं 250 आपके पास रहेगा। तो जैसे ही रन करेंगे ओके ये बहुत अच्छा आपके पास आ चुका है। इसके अंदर आप अपना URL डाल सकते हैं एंड डन करने के बाद आपका मतलब जो भी एड्रेस देना है वो एड्रेस आपका पास आ जाएगा। अब ये एड्रेस आएगा कैसे, तो बेसिकली एंट्री बॉक्स में से एंट्री जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, डेटा को गेट करेगा। अब डेटा गेट करने के लिए आप एंट्री के अंदर जो भी आपका डेटा आएगा उसे आप गेट कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए एंट्री के अंदर से डेटा कैसे गेट करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास जो एंट्री बॉक्स है, यस ये जो आपने एंट्री बॉक्स बनाया डॉट यहाँ पर गेट फंक्शन के जरिए आप डायरेक्टली डेटा गेट कर सकते हैं।
और इसके बाद में मैं आपके पास यहाँ पे बताऊँ तो आप डायरेक्टली प्रिंट ऑप्शन लगाएंगे तो आपका जो डायरेक्टली डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। एंड इसके बाद अब आपको कमांड देना है, यहाँ पर इसके अंदर जाके कमांड ऑप्शन दूंगा जिसके जरिए हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉलिंग करेंगे। और फंक्शन कॉलिंग क्या करनी है, टेक एसएस लेना है। तो बेसिकली मैं यहाँ जाऊँगा और टेक एसएस ले लूँगा, देन रन करूँगा यहाँ पर। तो देखिए आपका एंट्री बॉक्स आ चुका है एंड इसके अंदर रखे डन करूँगा तो ये देखिए आपका जो डेटा है वो नीचे आपके पास आ चुका है एज ए टेक्स्ट। अब वही आपको एड्रेस देना है तो उस एड्रेस के जरिए आप यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे ये जो टेक एसएस है इसके जरिए अब मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आ जाएगा। अब उस एड्रेस के साथ मुझे क्या करना है, बेसिकली इस पीएनजी जो आपका फाइल का नाम है वो पीएनजी फाइल का नाम यहाँ पर रखना है और वहां पर स्क्रीनशॉट को सेव करवाना है। तो अब जो एड्रेस आएगा वो हमें यहाँ पर इस गेट फंक्शन के जरिए मिल जाएगा और इस गेट फंक्शन के जरिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एड के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि क्या करेगा, एड्रेस को ले लेगा। तो ये एड्रेस ले लेगा हमारे पास एड अंडरस्कोर डेटा, राइट। तो ये एड अंडरस्कोर डेटा के नाम से आपके पास आ चुका है। अब ये क्या करेगा, टोटली आपके पास ये दोनों मिला के एक आपके पास पाथ बना देगा। तो यहाँ पर मैं पाथ नाम से वेरिएबल बनाऊं तो एड डेटा प्लस उसके साथ आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर टेस्ट डॉट यहाँ पर पीएनजी। तो बेसिकली टेस्ट आपके पास डॉट पीएनजी बनना चाहिए। तो एज ए आपका स्ट्रिंग लिखूंगा डॉट पीएनजी फॉर्मेट में आपको मिलना चाहिए। तो ये टोटली आपके पास क्या मिलेगी, स्ट्रिंग आपके पास स्ट्रिंग मिल जाएगी। ओके तो ये आपके पास आ चुका है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो पाथ बना है एक बार मैं इस पाथ को यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहूंगा कि ये जो पाथ है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए मैं पाथ को यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, देन इसके बाद मैं रन करूंगा और मैं एक बार पाथ यहाँ पर देना चाहूंगा कि ये पाथ क्या आ रहा है एंड डन करेंगे। तो ये पाथ इस तरह से आपके पास आ रहा है। एक पाथ के अंदर प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर मेरा जो स्लैश है वो स्लैश नहीं लगा है जिसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम हुई है। ओके तो एक प्रॉब्लम आ चुकी है, मुझे यहाँ पर डबल बैकवर्ड स्लैश डालने हैं। तो मैं डबल बैकवर्ड स्लैश डाल देता हूँ और टेस्ट डॉट पीएनजी डालता हूँ और इस बार मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ यहाँ पर और अब जाके मैं अपना जो एड्रेस है वो पेस्ट करता हूँ, देन डन करता हूँ। तो अब देखिए अब मेरा जो एड्रेस है वो मुझे मिल चुका है, ये कंप्लीट एड्रेस मिल चुका है जिसके जरिए काम हो चुका है। चलिए अब एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लेते हैं यहाँ पर कि स्क्रीनशॉट कैसा आएगा। तो पाथ हमारा रेडी है और अब हमारा स्क्रीनशॉट भी रेडी हो जाएगा। देन मैं ये पाथ को यहाँ पर प्रिंट भी करा देता हूँ कि ये पाथ आपके पास आएगा, इसके ऊपर हमारा स्क्रीनशॉट आना चाहिए और टेस्ट 1-2 के नाम से आपका स्क्रीनशॉट हो जाना चाहिए। देन जैसे ही रन करेंगे अब मैं यहाँ पर अपना एड्रेस डालूंगा, देन डन करूंगा। तो मेरा जो स्क्रीनशॉट है आई थिंक वो आ चुका होगा। देखते हैं यहाँ पर फाइल के अंदर चल के एंड फाइल के अंदर चल के यहाँ पर रन करें तो देखिए आपका जो स्क्रीनशॉट है वो आ चुका है विद ऐप के साथ। तो आप इस तरह से अपना एक स्क्रीनशॉट ऐप बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि वो आपका एड्रेस क्या है। आप चाहें तो इस फाइल का नाम भी ले सकते हैं यूजर से, मतलब आप यहाँ पे कंप्लीटली नेम डलवा सकते हैं कि ये जो फाइल है इसमें जाके एंड देन स्लैश डाल के फिर आपका क्या नाम होना चाहिए वो कंप्लीटली नाम भी दे सकते हैं। तो आप नाम भी यहाँ पर रखवा सकते हैं। वैसे तो ये कंप्लीट पाथ आप जो यूजर से ले रहे हैं वो आप पूरा का पूरा आप यहाँ पर खुद भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको यहाँ पे ये बनाना है ऐप। अब इस ऐप के बनाने के बाद, जैसे कि मैं ये ऐप बना चुका हूँ, अब इस ऐप बनाने के बाद आप इसकी EXE कैसे तैयार करेंगे ताकि एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन जाए, तो वो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाना है, इस एड्रेस पे जाना है एंड यहाँ पे चल के CMD को रन करना है। CMD को रन करने के बाद देखिए आपकी फाइल का नाम क्या है, ss.py। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, py इंस्टॉलर, यस py आपको लिखना है इंस्टॉलर और उसके बाद इंस्टॉलर एंड देन उसके बाद अंडरस्कोर वन फाइल यहाँ पे लिखना है, वन फाइल एंड देन फाइल का नाम यहाँ पर क्या है ss.py एंड इसे रन कर देता है। तो ये क्या करेगा आपके पास यहाँ पर आपकी एक ऐप बना के दे देगा। ये आपके पास क्या करेगा, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बिल्ड कर देगा। फिर इस डेस्कटॉप एप्लीकेशन को आप जहां कहीं भी रखें और उसे रन करें तो ये हमेशा स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर आपको बार बार कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने की जरूरत नहीं है या फिर आपको कोई भी पाइथन की फाइल को दोबारा रन कराने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली यहाँ से एक एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगी डेस्कटॉप के ऊपर। फिर आप कहीं से भी डेस्कटॉप के ऊपर एप्लीकेशन को एक्सेस करते हुए आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर वो फाइल आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। चलिए एप्लीकेशन तैयार होती है तब तक वेट करते हैं। तो ये आपका जो बिल्ड है, जो आपका ऐप है वो बिल्ड हो चुका है और यदि आप इसे देखना चाहें तो ये देखिए डिस्ट के अंदर जाके आपका जो ये ss.exe जो है वो आपके तैयार हो चुके हैं। इसके जरिए आप डायरेक्टली अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिलहाल आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आप इसकी EXE बना सकते हैं और किस तरह से ये काम कर सकते हैं। तो फिलहाल ये 2 लाइन का कोड था। हमने एक बहुत अच्छी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई है जिसके जरिए आप इसको डेस्कटॉप के अंदर कहीं पे भी प्लेस करके एक अच्छी सी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम समझेंगे कि फाइल को कैसे मैनेज किया जाता है। मतलब आपके पास कोई एक फोल्डर है
और उस फोल्डर के अंदर आपके पास बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स है। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये मेरे पास एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स है। कुछ वीडियो है, कुछ EXE है, कुछ पाइथन की फाइल है, कुछ PNG फाइल है, कुछ आपके पास बात करें आपके पास यहाँ पर PDF है, एंड कुछ आपके पास CSV फाइल है। तो ऐसी बहुत सारी फाइल्स है और एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर बहुत सारी इकट्ठी हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि ये सारी जो फाइल्स है आपके पास यहाँ पर वो अपने डिफरेंट फोल्डर के अंदर जाकर सेव हो जाए, और ये सब कुछ मैनेजिंग वाला काम है वो मैं पाइथन की एक स्क्रिप्ट के थ्रू करवाना चाहता हूँ। तो बेसिकली वो मैं बहुत आसानी से करवा सकता हूँ। आज के इस वीडियो के जरिए हम यही सीखने वाले हैं कि आपके पास जो डिफरेंट फाइल होती है, उन डिफरेंट फाइल को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मतलब एक मैनेजिंग ऐप मतलब बात करें तो वो कैसे बनाया जा सकता है, वो आज के इस वीडियो के जरिए हम समझने वाले हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो समझते हैं सबसे पहले कि इसके लिए क्या क्या मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी और किस तरह से काम होगा। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर जरूरत पड़ेगी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल की, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, जो हमारी फाइल होगी उस फाइल के ऊपर हम एक्सेस करेंगे, और एक्सेस करने के बाद उसके अंदर जो जो फाइल पड़ी है हमारे पास, उन सारे फाइल के जो नेम है, मतलब हम देखिए बेसिकली हम एक्सटेंशन के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, इसे यहाँ पर सेपरेट करने वाले हैं। हमेशा हम एक्सटेंशन के बेसिस पे ही इसे सेपरेट कर पाएंगे, क्योंकि देखिए हर एक फाइल के पीछे एक डॉट एक्सटेंशन होता है। जैसे मैं पाइथन की फाइल के पीछे की बात करूं तो आप देखेंगे .py होता है, और यदि कोई ऐप है तो उसके पीछे .exe होता है, एंड PNG की बात करें तो .png, मतलब इमेज की बात करें तो .png या फिर .jpg के अंदर होता है, और वीडियो की बात करें तो .mp4 की फॉर्मेट में होता है, और PDF की बात करें तो .pdf होता है। तो सबके पीछे आपके पास कोई ना कोई एक एक्सटेंशन लगा हुआ होता है। आप उस एक्सटेंशन के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें OS मॉड्यूल की जरूरत पड़ने वाली है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की मॉड्यूल की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल जो है वो आपकी जो पाइथन की फाइल है उसके अंदर आपके पास पड़ा है, मतलब आपके पास ऑलरेडी आपका जब पाइथन आपने इंस्टॉल किया था तो उस वक्त ये ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल आपके पास उसी के अंदर बिल्ड आया था। अब देखिए काम करते हैं, इसके अंदर देखिए मेरी मेन पाइथन की फाइल भी पड़ी है, file.manage.py पड़ी है, और ये बाकी की फाइलें भी पड़ी है। तो मैं एक काम करता हूं, ये सारी फाइलों को यहां से कट करके मैं किसी और दूसरे फोल्डर में डाल देता हूं, और मेरी जो पाइथन की फाइल है उसे मैं किसी और फोल्डर में डाल देता हूं। तो फिलहाल मैं यहां पे इसे पेस्ट कर देता हूं, और मेरी जो मेन पाइथन की फाइल है उसे मैं वापस अपने फोल्डर में डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता हूं, ताकि उसके ऊपर मैं अपना आराम से कोड कर सकूं। और ये जो एड्रेस है वो तो एड्रेस हम दे ही देंगे बेसिकली। तो मैं यहां से दोबारा कट करके मेरी जो पाइथन प्रोजेक्ट वाली फाइल है इसके अंदर मैं इसे ट्रांसफर कर देता हूं। तो अब मेरे पास कौन से फोल्डर को मैनेज करना है, ये जो नया फोल्डर बनाया मैंने, न्यू फोल्डर के नाम से बनाया, इस फोल्डर को मुझे बेसिकली क्या करना है, मैनेज करना है। यहाँ पर सारी फाइलों को अलग अलग करना है। तो इसके लिए अब मुझे कोड लिखना पड़ेगा। तो चलिए कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल है उसे मैं इंपोर्ट करूंगा। तो import.os आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। उसके बाद अब मुझे वो फाइल का पाथ चाहिए, तो फाइल का पाथ यूजर से इंपोर्ट करवा लेते हैं हम यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, पाथ के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और वो यूजर से इंपोर्ट कराता हूँ। एज ए इंटीजर मुझे इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो मैं इनपुट फंक्शन के जरिए मैं करूंगा इनपुट कराऊंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंटर योर पाथ, एंटर योर, और यहाँ लिख देंगे पाथ। ये आपका पाथ यहाँ पर एंटर करना है। अब ये जो भी पाथ आएगा, इस पाथ के अंदर ये जो पाथ हमने यहाँ पर यूजर से लिया है, इस पाथ के जरिए हम क्या करेंगे, उस डायरेक्टरी में जाएंगे और उस डायरेक्टरी के अंदर जाके उनके अंदर जितनी भी फाइल पड़ी है उन सारी फाइलों के नेम लेके आएंगे। चलिए, उन सारी फाइलों के नेम लाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फाइल का पाथ मिला है, इस फाइल के पाथ के अंदर कौन कौन सी फाइल पड़ी है वो फाइल के नेम चाहिए। वो फाइल के नेम हमें किससे मिलेंगे, लिस्ट डायरेक्टरी से मिलने वाले हैं। चलिए मैं आपको पहले वो दिखा देता हूं कि आपको लिस्ट डायरेक्टरी, मतलब OS मॉड्यूल के अंदर लिस्ट डायरेक्टरी नाम का फंक्शन है, वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल पड़ी है उन फाइल के हमें क्या देता है, नेम विद एक्सटेंशन देता है। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपके पास यहाँ पर फाइल्स के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जो कि आपके पास क्या करेगा, OS मॉड्यूल से, यस जो आपका OS मॉड्यूल है इससे क्या लेके आएगा, आपके पास उसके अंदर जितने भी फाइल्स पड़ी हैं उन सारे फाइल्स के नेम लेके आएगा। तो उसके लिए OS मॉड्यूल डॉट यहाँ पर लिस्ट डायरेक्टरी के नाम से आपका जो फंक्शन है, इसके अंदर हमें क्या देना है, बेसिकली वो जो पाथ हमने गेट किया वो देना है। और अब ये जो फाइल जो पड़ी है इनके नाम लेके आऊंगा, तो मैं फोर लूप लगाऊंगा। फोर लूप लगाने के बाद अब मैं आई इन एंड ये जो फाइल नेम है जितने भी वो सब देखने वाला हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा प्रिंट ऑफ आई। पहले मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ कि प्रिंट ऑफ आई के अंदर फाइल के नाम क्या क्या है, और इसे हम रन करते हैं। तो हमारी फाइल कौन सी है, यहाँ पर फाइल मैनेज डॉट पी वाई, फाइल मैनेज डॉट यहाँ पर पी वाई नाम से यहाँ पर फाइल है। अब ये मुझसे क्या पूछा, बेसिकली आपका एड्रेस पूछ रहा है कि कौन से फोल्डर के ऊपर आपको काम करना है। तो मेरे पास ये रहा एड्रेस, इस एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ एंड दोबारा चलते हैं यहाँ पर, और ये जो एड्रेस है मुझे यहाँ लिखना है बेसिकली, राइट। ये एड्रेस मुझे यहाँ लिखना है, मैंने एड्रेस दे दिया है। देन जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए इसके अंदर जो भी फाइल पड़ी है उन सारी फाइल के नाम आ गए। तो पहले तो देखिए ये एक आपके पास PDF फाइल पड़ी है,
देन सेकंड ये आपका फिर से CSV फाइल पड़ी है एंड मैं आपको देखिए ये PDF फाइल पड़ी है। देन ये आपका दूसरी ए नाम से CSV फाइल, CSV फाइल, CSV फाइल, CSV फाइल्स, PDF फाइल्स एंड देखिए यहाँ पर फिर से PDF फाइल पड़ी है कुछ, ये डेटा साइंस की एक PDF है। देन उसके बाद कुछ MP4 फाइल्स है, PDF एंड देन MP4 एंड PNG, ये सब आपके पास यहाँ पे बड़ी फाइल्स है। इन सारी फाइल्स के नेम आ गए। अब ये जितनी भी फाइल्स के नेम आए हैं, इन सारी फाइल्स के नेम से मुझे क्या करना है, एक्सटेंशन को अलग करना है और फाइल नेम को अलग करना है। मतलब मुझे फाइल नेम और एक्सटेंशन को दोनों अलग अलग करना है। तो इसके लिए फिर से मेरे पास यहाँ पर OS मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है, उस OS मॉड्यूल के फंक्शन की हेल्प से हम ये सारा कुछ काम कर सकते हैं। चलिए कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल चाहिए। पहला आपके पास क्या करेगा, फाइल नेम देगा एंड दूसरा आपके पास क्या लेगा, फाइल का एक्सटेंशन लेने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपके पास यहाँ पर फाइल नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ एंड सेकंड यहाँ पर एक्सटेंशन के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, जो कि क्या करेगा, एक्सटेंशन को लेगा एंड ये दो वेरिएबल मुझे मिल चुके हैं। इन दो वेरिएबल के जरिए हम क्या करेंगे, आपका जो OS मॉड्यूल है उसके अंदर जाएंगे, देन फाइल नेम और एक्सटेंशन को स्प्लिट करते हुए हम उसे प्रिंट करवाएंगे। चलिए मैं इनको प्रिंट करवाता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ OS डॉट, उसके बाद पाथ के अंदर जाना है। पाथ के अंदर जाने के बाद डॉट, यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर स्प्लिट टेक्स्ट नाम के फंक्शन है। इस स्प्लिट टेक्स्ट नाम के फंक्शन के अंदर मैं इस आई को ट्रांसफर करूंगा। देन मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको, पहले फाइल नेम को, फाइल नेम आपके पास कितने हैं, देन ऐसे रन करते हैं यहाँ पर। तो आपका जितने भी फाइल नेम है वो सारे फाइल नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब मुझे वापस पाथ की जरूरत है, मैंने पाथ यहाँ पर ट्रांसफर किया, एंटर। ये देखिए मेरे सारे फाइल नेम आ चुके हैं यहाँ पर, जितनी भी फाइल्स हैं उन सारे फाइल के नेम आ गए। अब नेक्स्ट मुझे किसकी जरूरत है, यहाँ पर एक्सटेंशन की जरूरत है। तो मैं आपको एक्सटेंशन भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ये एक्सटेंशन मिल जाएंगे आपको। तो अब देखिए एक्सटेंशन के अंदर एक प्रॉब्लम हो जाएगी आपके पास। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि जब भी आप एक्सटेंशन देंगे ना यहाँ पर, तो एक्सटेंशन के अंदर आपके पास क्या देखने को मिलेगा, आपका जो डॉट एक्सटेंशन है, मतलब डॉट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस डॉट को हटाना है, राइट। हमें क्या करना है, उसके डॉट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एनी डॉट को हटाए ये आपके पास काम नहीं करेगा। मतलब डॉट CSV, डॉट PDF वगैरह, ये जो हमें डॉट है, इस डॉट को हमें हटाना पड़ेगा। तो इस डॉट को भी हम यहाँ से हटा देंगे। चलिए पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास दोनों चीज आ चुकी है, मतलब फाइल नेम भी आ गया है और एक्सटेंशन भी आ गया है, मैंने आपको दिखा दिया। अब मुझे क्या करना है, एक नया एक्सटेंशन तैयार करना है, जिसके अंदर जो आपका एक्सटेंशन आया उसमें से वो डॉट को मुझे हटा देना है। तो डॉट का यदि मैं बात करूं तो डॉट आपके पास क्या है, नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है, और उसके बाद डॉट MP4 है, डॉट PDF है, सब कुछ है यहाँ पर। तो मुझे बस ये डॉट को हटाना है। तो डॉट को हटा देते हैं हम यहाँ पर। तो मैं ये जो एक्सटेंशन नाम का जो फंक्शन बना है यहाँ पर, मैं इसको वापस लाऊंगा। देन उसके बाद इस एक्सटेंशन को यूज करूंगा। एक काम करते हैं, इस वेरिएबल को अलग करने के लिए मैं _1 नाम दे देता हूं, और ये देखिए एक्सटेंशन _1 एंड देन यहाँ पर मैं अंदर स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा 1 एंड इसके बाद कॉलन लगा के छोड़ दूंगा। ये हम कर रहे हैं आपके पास स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर स्लाइसिंग की है यहाँ पर, और बेसिकली मैं दोबारा यहाँ पर एड्रेस लेके आता हूँ उस फाइल का। ये मेरे पास फोल्डर का है एड्रेस, एंड दोबारा चलते हैं और यहाँ पर दोबारा फोल्डर का एक्सेस कर देते हैं। एक मिनट, ये एड्रेस मेरे से कॉपी नहीं हो पाया, यहाँ चलते हैं। इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जितना भी एड्रेस है इसको कॉपी कर लेते हैं। देन वापस चलते हैं यहाँ पर और इस सब को हटा के Ctrl+V देन एंटर। ओके, अच्छा प्रिंट नहीं करवाया हमने यहाँ पर, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ किसे, एक्सटेंशन _1 को। ठीक है, एक्सटेंशन _1 को जैसे ही प्रिंट करवाऊंगा आप देखेंगे तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जितने भी डॉट वाले जो नेम है वो यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, ये डॉट हमने क्यों हटाया, बेसिकली ये डॉट हमने इसलिए हटाया क्योंकि हम इसी नाम से हम क्या बनाने वाले हैं, फोल्डर बनाने वाले हैं। CSV के नाम से फोल्डर बनाएंगे, MP4 के नाम से फोल्डर बनाएंगे, PNG के नाम से फोल्डर बनाएंगे। इसी नाम से हमें क्या करना है, अब हमें फोल्डर बनाने हैं। तो ये हमारी क्या आ चुकी है, फाइल के नेम और एक्सटेंशन आ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर सारे जितने भी एक्सटेंशन है उन सारे एक्सटेंशन को 1 by 1 सभी को चेक कर लिया है। तो मतलब हमारे पास एक्सटेंशन हमें मिल चुके हैं। अब हम इस एक्सटेंशन के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, फोल्डर बनाने वाले हैं और उस फोल्डर के ऊपर पर्टिकुलरली वर्क करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फोल्डर क्रिएट करना है। अच्छा, पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे पास फोल्डर है या नहीं है। यदि फोल्डर है तो आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, फाइल डायरेक्टली ट्रांसफर हो जानी चाहिए। यदि उस नाम से फोल्डर नहीं है तो बेसिकली पहले फोल्डर एक क्रिएट होना चाहिए, उसके बाद वो जो फाइल है उसके अंदर ट्रांसफर होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं OS डॉट यहाँ पर पाथ का यूज करूंगा और पाथ के अंदर फाइल के एग्जिस्टेंस होने की चेक करूंगा। अच्छा, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर का जो हमारे पास पाथ आएगा उस पाथ का जो एड्रेस है वो एड्रेस तैयार कर लेते हैं। मतलब फाइल का जो पाथ है वो यहाँ पर एड्रेस पूरा कंप्लीट तैयार करते हैं। तो बेसिकली फाइल अंडरस्कोर मतलब जो फोल्डर है हमारे पास उसका तैयार कर रहे हैं बेसिकली। तो मैं फोल्डर के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो फोल्डर अंडरस्कोर यहाँ पर पाथ, मतलब फोल्डर पाथ है या नहीं है वो देखते हैं यहाँ पर। तो फोल्डर पाथ कैसे मिलेगा, तो जो यूजर ने हमें पाथ दिया है, तो यूजर ने हमें कहाँ से पाथ दिया है, पाथ से पाथ दिया, देन प्लस उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आपके पास फॉरवर्ड स्लैश लगाना है तो हमें डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना पड़ेगा। देन उसके बाद प्लस के बाद हमारे पास जो एक्सटेंशन आए हैं, एक्सटेंशन _1 से जो आए हैं यहाँ पर, ये फोल्डर पाथ हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं इस फोल्डर पाथ को यहाँ पे दे दूंगा। इस फोल्डर पाथ को चेक करूंगा कि ये फोल्डर पाथ उसके अंदर है या नहीं है। यदि ये फोल्डर पाथ है तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट, मतलब यदि ये फोल्डर पाथ है तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर
ट्रू प्रिंट हो जाएगा। और यदि ये फोल्डर यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो एल्स पार्ट के अंदर हम प्रिंट को कर देंगे फॉल्स। यस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फोल्डर को मेक करेंगे एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर फाइल ट्रांसफर करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स के जरिए चेक कर लेता हूँ कि फोल्डर उसके अंदर है या नहीं है। देन रन करते हैं यहाँ पर। अब मुझे पाथ की रिक्वायरमेंट है, मैं पाथ लेके आता हूँ यहाँ पर। तो ये जो पाथ है वो यहाँ पे मिल जाएगा, जस्ट मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर मुझे पाथ की रिक्वायरमेंट है तो मैंने यहाँ पर पाथ को पेस्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट ये फोल्डर पाथ मुझे हटाना है बेसिकली, तो ये फोल्डर पाथ मैंने कंप्लीटली हटा दिया है। यस, ये फोल्डर पाथ मैंने यहाँ पर कंप्लीट हटा दिया। देन एंटर करूँ तो ये सारे फॉल्स आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास इस नाम से कोई भी फोल्डर क्रिएट नहीं है। तो अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई फोल्डर है या नहीं है। यदि फोल्डर है तो हमारी जो फाइल है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जानी चाहिए। अब देखिए, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए आपको एक और दूसरे मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है। ये एक बहुत ही पावरफुल मॉड्यूल है जो कि क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी फाइल है उन फाइल को एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर मूव करता है। इस फाइल का नाम यहाँ पे बात करें, इस मॉड्यूल का नाम बात करें तो इस मॉड्यूल का नाम है यहाँ पर स्टूफिल। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट किसे करना है, यहाँ पर स्टूल को करना है। यहाँ पर स्टूल मॉड्यूल है, स्टूल मॉड्यूल के अंदर एक मूव फंक्शन है। उस मूव फंक्शन के जरिए आपके पास जो फाइल है उस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि हमारे पास फाइल पहले से पड़ी है तो अब हमें क्या करना है, मतलब उस तरीके का जो हमारे पास फोल्डर की जरूरत है वो फोल्डर पहले से पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका जो फाइल है वो फाइल को डायरेक्टली वहां से पिक करेंगे और उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। यदि हमारे पास वो फोल्डर नहीं है तो फोल्डर हमें बनाना है। तो फिलहाल अभी हमारे पास फोल्डर बना हुआ होगा तो आपके पास क्या होगी, फाइल डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी। अब फाइल को कैसे ट्रांसफर करना है, तो आपको सबसे पहले स्टूल का मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। डॉट यहाँ पर आपके पास क्या है, मूव फंक्शन है। इस मूव फंक्शन के अंदर आपको उस फाइल का पाथ देना पड़ेगा जिसे हमें यहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो पहले वो फाइल जो जहां पड़ी है, दूसरा सेकंड जहां पे उसे ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले उस फाइल का नाम लेके आना पड़ेगा। तो फाइल का नाम कैसे लेके आएंगे, फाइल का नाम हमें यहाँ पर डॉट एक्सटेंशन से मिल जाएगा, मतलब ये एक्सटेंशन। ओके, फाइल का नाम हमें कहां से मिलेगा, तो ये जो आपने एक्सटेंशन बनाया है इस एक्सटेंशन के जरिए आपका जो फाइल का नाम है वो मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को ट्रांसफर करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह। तो पहले जो आपके पास फाइल का पाथ पड़ा है वो, देन जो नया फाइल का पाथ हमें यहाँ पर बना हुआ है उसका हमें यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अब हमें दो एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। देखिए, पहला तो एड्रेस जो कंप्लीटली इस फाइल का जहां पे पड़ा है, देन जो फोल्डर आपके पास बना हुआ है उस फोल्डर के अंदर यदि हमें ट्रांसफर करना है तो उस फोल्डर का एड्रेस हमें देना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल का नाम लेके आएंगे, मतलब फाइल कहां पे पड़ी है पहले वो ढूंढेंगे। तो फाइल को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी उसके पाथ की। पाथ के बाद में हमें यहाँ पे प्लस करना है और उसके बाद हमें यहाँ लगाना है स्लैश। तो यहाँ पर हम डबल स्लैश लगाएंगे, देन प्लस, उसके बाद हमारे पास फाइल, जो हमारे पास फाइल हमें पहले से मिल रखी है। तो वो फाइल कहां से मिली है, आई मिली है बेसिकली। तो मैं इस आई के जरिए यहाँ पर फाइल लेके आऊंगा। अब ये फाइल कहां ट्रांसफर करनी है, तो उस एक्सटेंशन के फोल्डर के अंदर ट्रांसफर करनी है जो कि अभी हमारा क्रिएट हुआ है या पहले से क्रिएट हुआ पड़ा है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी पाथ की, देन पाथ के बाद प्लस, उसके बाद अब हमें फोल्डर नेम देना है। तो मैं यहाँ पर डबल स्लैश लगा के फिर प्लस लगा के मैं यहाँ पर फोल्डर नेम देने की जरूरत कर रहा हूँ। तो फोल्डर नेम कहाँ पे पड़ा है, तो फोल्डर नेम हमारे पास एक्सटेंशन 1 के अंदर हमारा फोल्डर नेम पड़ा है। तो बेसिकली इस एक्सटेंशन 1 के अंदर हमारा फोल्डर नेम पड़ा है। देन उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है और प्लस सर्च करते हुए हमें यहाँ पर वापस दोबारा 2 स्लैश लगाते हुए फिर दोबारा प्लस करके यहाँ पर आई उसका फाइल नेम देना है, मतलब उस एक्सटेंशन के अंदर जाके उस फाइल को हमें सेव करना है। दैट इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइल को मूव ऑन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, यदि हमारे पास फोल्डर नहीं बना हुआ है तो हमें फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। अब फोल्डर को कैसे क्रिएट किया जाता है उसको जरा समझते हैं। फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ओएस मॉड्यूल के अंदर मेक आपके पास डायरेक्टरी के नाम से फंक्शन है। मेक डायरेक्टरी क्या करता है, आपके पास डायरेक्टरी को क्रिएट करता है, लेकिन अब मुझे उस फोल्डर को बनाना है किसी पर्टिकुलर पाथ के ऊपर। तो ये पाथ कहाँ पे मिलेगा, तो ये देखिए फोल्डर जो पाथ है यहाँ पर, ये फोल्डर पाथ आपके पास क्या करेगा, यहाँ पर आपको दे देगा। देन यदि आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इसको भी ले सकते हैं, ये तो आपका चेकिंग वाला पाथ है। यदि नहीं है तो हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर पाथ, हमारे पास पाथ पड़ा है। पाथ के बाद में हम यहाँ पर यूज करेंगे आपका डबल स्लैश का, उसके बाद में प्लस करके हुए मैं यहाँ पे दूंगा एक्सटेंशन का, कि हमें कौन से एक्सटेंशन के ऊपर फाइल बनानी है। तो ये रहा हमारे पास वो एक्सटेंशन जिस एक्सटेंशन के ऊपर हमें हमारी फाइल बनानी है, और इसको हमने क्या बनाया है, फोल्डर पाथ के नाम से बनाया है। तो मैं इसको कंप्लीटली फोल्डर पाथ यहाँ पे दे दूंगा। इस फोल्डर पाथ के ऊपर जाके आप उस फाइल को बना लें, तो ये फोल्डर आपके पास बन जाएगा। फोल्डर बनने के बाद अब यहाँ पर ये जो आपके पास फाइल है, ये फाइल आपके पास यहाँ पर बन जाएगी। फाइल बनने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर वो जो डेटा है वो यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो डेटा ट्रांसफर करने का तरीका क्या है, वही आपका जो फाइल है वो उसी पर्टिकुलर फोल्डर से उठानी है, फिर वो जो डायरेक्टरी बन गई है उसके अंदर जाके क्या करना है, ट्रांसफर करना है।
आई थिंक आपको ओवरऑल समझ में आ चुका होगा किस तरह से करना है यहाँ पर। तो एक बार ये फोल्डर बन जाएगा और एक बार ये फाइल ट्रांसफर हो जाएगी, फिर यदि आपका दोबारा यहाँ पे फाइल बननी होगी तो वो फाइल एग्जिस्टेंस हो जाएगी एंड देन दोबारा यहाँ पर चलती रहेगी। चलिए, तो अब इसकी टेस्टिंग की बारी आ गई है, तो इसको जरा टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे पाथ पूछ रहा है, तो मैं इस पर्टिकुलर पाथ को यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। देन मैं एंटर करता हूँ, तो मेरा कंप्लीट प्रोसीजर हो चुका है। चलिए इसकी जगह चल के देखते हैं। तो बिल्कुल ये देखिए एक CSV फाइल का आपके पास फोल्डर बन चुका है। इसके अंदर जितनी भी CSV फाइल है वो सारी CSV फाइल ट्रांसफर हो चुकी है। देन नेक्स्ट ये exe फाइल का फोल्डर बन चुका है, इसके अंदर सारी exe फाइल आ चुकी है। ये MP4 नाम का फोल्डर बन चुका है और जितनी भी MP4 है वो बन चुकी है। अब देखिए PDF नाम से बन चुका है, ये PDF बन चुका है एंड नेक्स्ट यहाँ पर PNG की देखिए PNG बन चुका है और अगली डॉट देखिए पाइथन की फाइल है यहाँ पर 2, तो ये दोनों पाइथन की फाइल बन चुकी है। अच्छा, एक और टेस्टिंग करते हैं यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई और फाइल लाके इसी फोल्डर के अंदर ट्रांसफर करता हूँ। तो मैं इसको सबको मिनिमाइज कर देता हूँ फिलहाल एंड नेक्स्ट इसको भी मिनिमाइज करके फिर मैं दोबारा चलता हूँ और कोई 2-3 और फाइलें लेके आता हूँ और उसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर डालता हूँ और फिर उसके बाद फिर से इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर देखिए आपके पास कोई फाइल पड़ी है। ओके, यहाँ पर हमारे पास जिप फाइल भी पड़ी है, PDF फाइल भी पड़ी है और बहुत सारी फाइल्स भी पड़ी है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जितनी भी फाइल्स हैं इन सारी फाइल्स को कॉपी कर लेता हूँ। जिप फाइल को भी मैं चाहता हूँ इस जिप फाइल के नाम से भी मेरा एक फोल्डर बन जाए और इसके अंदर हमारा फाइल ट्रांसफर हो जाए। चलिए मैं यहाँ पर ये और फाइल ट्रांसफर कर देता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, वापस दोबारा उसी पाइथन की फाइल के अंदर जाना है जहाँ पे ये सब कुछ काम करना है हमें एंड दोबारा मैं इसे रन करता हूँ और रन करके अब मुझे एड्रेस की जरूरत है। तो ये रहा हमारा एड्रेस, इसको जस्ट मैं कॉपी करूंगा, इस एड्रेस के ऊपर जाऊंगा एंड जस्ट कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ चलेंगे और इस एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड अब प्रोग्राम को यहाँ पर हम एंटर करके रन करते हैं तो मेरी फाइल मैनेज हो जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर मैनेज हुई है या नहीं हुई है। बिल्कुल यहाँ पर मैनेज हो चुकी है। मेरी जो नई वाली फाइल आई है वो भी यहीं कहीं आपके पास एंटर हो चुकी होगी। देख लेते हैं क्या क्या फाइल हमने ट्रांसफर की थी। हमने यहाँ से फाइल को उठाया था, कुछ आपके पास CSV फाइल को उठाया था, कुछ हमने PDF फाइल को उठाया था और कुछ हमने जिप फाइल को भी उठाया था। तो एक बार जिप फाइल को देख लेते हैं कि जिप फाइल आपके पास मैनेज हुई है या नहीं हुई है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। तो ये रहा हमारा PDF वाला फोल्डर। देन यहाँ पे बात करें जिप फाइल और ये देखिए दोनों जिप फाइल मैनेज हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यदि बहुत सारी बिखरी फाइलें पड़ी है यहाँ पर इधर उधर और आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर बन के वो सारी फाइल एक साथ यहाँ पर सेव हो जाए, तो बेसिकली आप इसका कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से क्या कोड लिखना है। मैं एक बार फिर से कोड बता देता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर आपका पाथ लेना है। पाथ लेने के बाद उसकी जो डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल पड़ी है पहले उस फाइल को आपको चेक करना है। फाइल को चेक करने के बाद आप क्या करें, उसके एक्सटेंशन को अलग कर दें, फाइल नेम को अलग कर लें, क्योंकि हम एक्सटेंशन के बेसिस पे सारी फाइल्स यहाँ पर चेक करते हैं। सारी फाइल चेक करने के बाद अब उस एक्सटेंशन को चेक करें कि वो एक्सटेंशन के नाम से पहले फोल्डर है या नहीं है। यदि उस एक्सटेंशन के नाम से पहले फोल्डर है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा फाइल को मूव ऑन करना है। यदि एक्सटेंशन के नाम से आपका फोल्डर नहीं है तो फिर उस वक्त आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और क्रिएट करके उसके अंदर फाइल को ट्रांसफर। बस ये इतना सा काम करते ही आपका जो फाइल है वो फाइल यहाँ पर ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाएगी और सारी फाइल जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर होकर एकदम मैनेज हो जाएगी। तो ये एक पाइथन की स्क्रिप्ट है छोटी सी, जिसके जरिए आप बेसिकली किसी भी फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। कि किसी भी इमेज को आप उसके ASCII इमेज के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तो ये जानना जरूरी है कि ASCII क्या होती है यहाँ पर, देन उसके बाद उसकी इमेज को कैसे कन्वर्ट करना है वो हम सीखेंगे यहाँ पर। ASCII का मतलब होता है कोई भी आपका जो स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं वो सारी चीजें, मतलब आपका जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, इन सारी चीजों से मिलकर आपकी एक इमेज तैयार होगी, दैट इज कॉल ऑफ ASCII इमेज। अब ये पाइथन के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम समझेंगे। इसके लिए आपको एक मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होगी और उस मॉड्यूल का नाम है यहाँ पर py.pt और दूसरा एक और मॉड्यूल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले हम py.pt की हेल्प से हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी इमेज को ASCII इमेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है py.pt और py.pt का जो आपका मॉड्यूल है इसे जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने सिस्टम के अंदर इंपोर्ट करना है, मतलब इंस्टॉल कर देना है। तो आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद py.pt को लेके यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। तो फिलहाल मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है तो ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है। आपके सिस्टम के अंदर इसे आपको क्या करेंगे, सिंपल सा डाउनलोड करेंगे। अब डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको एक पाइथन की फाइल बनानी है जिसके अंदर हम जो भी इमेज को ASCII के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो सारी इमेज हमें यहाँ पर देनी है। चलिए सबसे पहले मैं अपनी पाइथन की फाइल में आ चुका हूँ, देन मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के बाद py.pt को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ एंड इसका एक एलियास बना लेते हैं और एलियास का नाम रख देता हूँ kitty। ये मैंने इसका एलियास रख दिया। चलिए नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है कि मुझे कोई एक इमेज लेनी है, जैसे मैं WS क्यूबटेक का एक लोगो ले लेता हूँ और उसके एक ASCII इमेज तैयार करता हूँ बढ़िया सी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जो कि ASCII इमेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो मैंने kitty डॉट
इसके अंदर है इमेज टू आस्की फंक्शन। ये देखिए इमेज टू आस्की फंक्शन है, ये हमें यहाँ पर देना। अब इसके अंदर दो पैरामीटर आपको देने होते हैं। पहला पैरामीटर होता है आपकी इमेज का नाम, मतलब या तो इमेज जो जहां पर बड़ी है उसका एड्रेस। सेकंड चीज, ये जो इमेज है इसका आउटपुट आपको कौन सी फाइल के अंदर देना है, उस आउटपुट का नाम आपको देना होता है। ये दो चीजें देने के बाद आपकी जो इमेज है वो आस्की इमेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए इमेज देख के आते हैं। तो मुझे लेना है WS Cryptek का लोगो, तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर WS Cryptek का लोगो ले रखा है यहाँ पर, जो कि अननेम्ड JPG के नाम से है। तो बेसिकली मैं सबसे पहले इसका एड्रेस लेने वाला हूं और एड्रेस के बाद मैं इसका जो नेम है वो लेने वाला हूं। चलिए कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ आते हैं और इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस पेस्ट करता हूं। फिर उसके बाद मुझे इसका नेम लेना है। तो नेम क्या है यहाँ पर, unnamed.jpg है, तो मैं इसका नेम ले लेता हूँ। लेकिन ये जितने भी स्लैश है इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके पास सारे फॉरवर्ड स्लैश के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा बैकवर्ड स्लैश से, क्योंकि हम इसका नेम लेने वाले हैं, मतलब एड्रेस लेने वाले हैं। और एड्रेस को हम क्या करते हैं, इस तरह से स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ये लेने के बाद अब मुझे यहाँ पर इसको कहाँ पे रखना है, मतलब इसका आस्की का क्या नाम रखना है, मतलब आस्की का जो भी आपको TXT फाइल बनानी है वो TXT फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसी फोल्डर के अंदर वो आस्की की जो TXT फाइल है वो मैं बनाने वाला हूँ और उस फाइल का नाम रखूंगा यहाँ पर आस्की। यस, उस फाइल का नाम रखने वाला हूँ ASCII.txt, मैं उसका नाम रखूंगा। चलिए ये ASCII.txt मैं उस फाइल का नाम रखने जा रहा हूँ एंड देन मैं इसे रन करूंगा। बस इतना सा एक लाइन का कोड लिखते ही आपके पास TXT फाइल जनरेट हो जाएगी। रन करने के बाद अब देखिए ये मॉड्यूल आपका जनरेट हो चुका है। अच्छा देखिए इस तरफ आप देखेंगे तो ASCII.txt, अच्छा ऑलरेडी TXT इसका एक्सटेंशन चल रहा है, तो हमें सिर्फ फाइल का नाम देना था, कोई बात नहीं, हमने ASCII.txt लिखा है। इसको जस्ट ओपन करते हैं तो ये देखिए आपके पास एक TXT फाइल जनरेट हो चुकी है, जिसके अंदर WS Cryptek का जो लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारा कुछ ASCII से लिखा हुआ है। यहाँ पर डॉट डॉट का यूज़ किया है, फिर $, का यूज़ करके एक बहुत ही बढ़िया WS Cryptek का लोगो यहाँ पे तैयार किया है। अच्छा एक काम करते हैं, इसकी TXT फाइल जहाँ पड़ी है उसके फोल्डर में जाके इसको देखते आते हैं। तो मैं चलता हूँ वापस C ड्राइव के अंदर यूज़र, देन WS Cryptek, फिर उसके बाद PyCharm प्रोजेक्ट के अंदर जाके हमारी जो टेबल पड़ी है, ये देखिए ये हमारे पास ये बड़ा है demo.txt। जस्ट उसे ओपन करूंगा तो ये देखिए ASCII के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल नेम दिखाई दे रहा है। अब आप चाहें तो किसी इमेज को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप केवल किसी लोगो को दें या किसी चीज़ को दें, मतलब पर्टिकुलर फंक्शन को, या फिर कोई ऐसी दे जिसके अंदर व्हाइट कलर ज़्यादा है। नहीं, आप कोई भी इमेज को दे सकते हैं। तो एक बढ़िया सी इमेज लेके आते हैं। तो एक काम करते हैं, कोई अच्छे से हीरो या हीरोइन की जो फोटो होती है वो लेके आते हैं, मतलब ओरिजिनल जो इमेज होती है उसके ऊपर हम काम करते हैं। चलिए तो किसके लेके आते हैं, यहाँ पर जो भी आपका फेवरेट हीरो है लेके आ जाइए, और कोई भी आपकी हीरोइन है तो वो लेके आइए। तो मैं बेसिकली कोई भी लिख लेता हूँ, बॉलीवुड। यस, मैं लिखता हूँ यहाँ पर बॉलीवुड एक्टर, कोई भी बॉलीवुड एक्टर का नाम लिख देते हैं, एक्टर। ये बॉलीवुड एक्टर मैंने सर्च किया यहाँ पर एंड मुझे चाहिए इसकी इमेज, तो मैं इमेज में आ चुका हूँ। और किसके लेते हैं, ये कूल है इमेज, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। तो सेव एज इमेज, और सेव इमेज को मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ। चलिए अब मेरे पास डेस्कटॉप पे इमेज आ चुकी है। अब मैं ये जो इमेज है वो लेने वाला हूँ और इसका एक ASCII बनाने वाला हूँ। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे वापस दोबारा, और ये रहा इमेज, और इमेज के अंदर जाके इसकी प्रॉपर्टी में जाके मैं इसका नेम लूँगा, और एड्रेस तो सेम ही है हमारे पास बेसिकली। तो अब हम इसकी ASCII बनाने वाले हैं, मतलब ASCII इमेज इसकी तैयार करने वाले हैं। चलिए इस नेम की जगह मैं यहाँ पे इमेज का नाम डाल देता हूँ, और फिर मैं अब यहाँ पर देखिए इसका नाम दूसरा रखूँगा, ASCII अंडरस्कोर यहाँ पर न्यू के नाम से रख रहा हूँ। ASCII अंडरस्कोर न्यू के नाम से मैंने रखा है। दैट मैं इसे रन करूँगा तो ये प्रोग्राम रन हो रहा है और ये फिनिश हो चुका है। तो ASCII अंडरस्कोर न्यू आ चुका है, और देखा जाए वाह काफ़ी कूल इमेज आई है हमारे पास। यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर उसने सेम बनाने की कोशिश की है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे क्या हो गई, ASCII इमेज तैयार हो चुकी है। तो ये हमारे पास पहला मेथड था जिसके अंदर हमने क्या किया, ASCII इमेज को इस तरह से तैयार किया। अब हमारे पास एक दूसरा और यहाँ पे फंक्शन है, जिस फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ASCII इमेज को तैयार कर सकते हैं। चलिए दूसरे और यहाँ पर मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं जो कि ASCII इमेज तैयार करता है। उसका नाम है यहाँ पर, पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गूगल कर देता हूँ इसको, सर्च इंजन को। दैट्स गूगल के अंदर जाके अब मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ, और नो थैंक्स दैट्स अब मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ। और जो दूसरा मॉड्यूल है वो है यहाँ पर ASCII मैजिक पाइथन। जैसा कि आप देख रहे हैं ASCII मैजिक पाइथन आपको सर्च करना है। ASCII मैजिक पाइथन भी आपके पास क्या करता है, आपको ASCII की यहाँ पर मतलब ASCII की इमेज आपको प्रोवाइड कराता है। इसको क्या करना है, जस्ट वापस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद इसको भी मॉड्यूल को आपको करना है, इंपोर्ट करा देना है। तो फिलहाल ये हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है। चलिए इसके क्लोज कर देते हैं एंड देन कोडिंग पार्ट पे आते हैं। कोडिंग पार्ट पे आने के बाद सबसे पहले मैं करूँगा इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट, और इंपोर्ट किसे करना है बेसिकली
ASCII जो आपके पास यहाँ पे था, यस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ASCII मैजिक को, जो हमारा मॉड्यूल है उसको मैं लेने वाला हूँ। तो ASCII मैजिक जो मॉड्यूल है इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। देन नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, इस ASCII मॉड्यूल के अंदर आपके बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जिसके अंदर आपका जो ASCII की जो इमेज आपको प्रोवाइड करता है वो है फ्रॉम इमेज आपके पास फंक्शन। तो चलिए पहले क्या करते हैं, एक आउटपुट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आउटपुट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है, जो कि क्या करेगा, आपकी ASCII इमेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। चलिए कैसे लेना है, तो सबसे पहले ASCII मैजिक जो आपकी फाइल है डॉट यहाँ पर, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इमेज को कन्वर्ट करना है। तो फ्रॉम इमेज, यस फ्रॉम इमेज फाइल आपको लेनी है, जिसके अंदर आप अपना पाथ दे सकते हैं और भी डिफरेंट पैरामीटर दे सकते हैं। तो फिलहाल ये जो इमेज है हम इसी इमेज को लेने वाले हैं जो कि ऊपर आपके पास बनी हुई थी। तो मैं यही इमेज वापस दोबारा ले रहा हूँ। तो ये इमेज मैंने ले ली है यहाँ पर। अब नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा हमारे पास कि इसके अंदर हमें नंबर ऑफ कॉलम कितने लेना है और कौन सी ASCII से आपकी इमेज बनने वाली है वो देना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए इसके बाद में मैं दे रहा हूँ यहाँ पर कॉलम, कि हम यहाँ पर कौन सा कॉलम यूज करें। इसके बाद में मैं कौन से कॉलम्स का, कितने नंबर ऑफ कॉलम का यूज करूंगा वो मुझे देना पड़ेगा। तो CLOUMNS कॉलम्स देना पड़ेगा। तो मैं कॉलम्स की वैल्यू ले रहा हूँ 300 कॉलम्स। एंड उसके बाद मुझे कैरेक्टर देना पड़ेगा कि कौन सा कैरेक्टर मैंने यूज करना है, और वो कैरेक्टर मैं यूज करूंगा बेसिकली आपके पास हैशटैग का। ये मैंने यहाँ पर दे दिया। अब ये जो आउटपुट मुझे दिख रहा है, ये आउटपुट मुझे क्या करना है, बाहर चलते हुए मुझे शो करना है, टर्मिनल पे शो करना है। तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ASCII मैजिक डॉट यहाँ पे टू आपके पास टर्मिनल पे यूज करना पड़ेगा, और टू टर्मिनल पे आप क्या करना है, यहाँ पर आउटपुट आपको शो करना है। तो आउटपुट आप दे सकते हैं। देन जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो आपकी जो ASCII इमेज है वो तैयार हो गई है। देखिए काफ़ी बड़ी एक ASCII इमेज आई है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें कलर आपके पास ASCII इमेज आई है, बहुत ही प्यारी सी। देखिए आपके पास बहुत ही प्यारी आपके पास ASCII इमेज आ चुकी है, राइट। तो इसमें तो कलरफुल आपकी इमेज आई है काफ़ी हद तक, राइट। और मैं जितना हो सके इसको पूरा जूम करके दिखाऊं यहाँ पर, तो ये आपको इमेज दिख रही होगी, रेड एंड ब्लैक कलर की काफ़ी दिख रही है। अब मैं चाहूँ इसके अंदर WS स्क्रिप्ट का लोगो डाल देते हैं, राइट। WS स्क्रिप्ट का लोगो डाल के देखें कि WS स्क्रिप्ट का लोगो किस तरह से दिखाई देता है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, और unnamed.jpg के नाम से WS स्क्रिप्ट का लोगो है, तो इसको मैं करूँगा लोगो डालूंगा। तो ये JPG की जगह मैं unnamed.WS स्क्रिप्ट का लोगो डाल देता हूँ। दैट्स, मैं इसे रन करता हूँ यहाँ पर। तो बहुत ही शानदार एक WS स्क्रिप्ट का लोगो आपके पास आ जाएगा, राइट। ये देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है आपको यहाँ पर, यस काफ़ी हद तक दिख रहा है यहाँ पर ब्लू कलर का। अच्छा एक काम करते हैं, नंबर ऑफ यहाँ पर आपके पास जो कॉलम्स है उसको कम कर देते हैं, ताकि जो इमेज है वो बहुत ही प्यारी दिखे आपके पास यहाँ पर। दैन दोबारा रन करेंगे, अब आपके पास देखिए काफ़ी हद तक यहाँ पर सही आ गई है, ठीक है। और भी नंबर ऑफ अभी यहाँ पर कम कर सकते हैं, तो मैं 50 कर देता हूँ इसको। तो इसको यहाँ से हटा के 50 कर देते हैं, एंड दोबारा रन करें तो यहाँ पर देखिए इमेज काफ़ी हद तक यहाँ पर दिखाई दे रही है, ब्लू कलर का काफ़ी हद तक आया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ASCII है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और यदि मैं यहाँ पर एड्रेस नेम को चेंज करूँ, हाईएस्ट पेड कवर डॉट JPG के नाम से बनाऊँ, तो इसकी इमेज तो और भी शानदार आपको दिखाई देने वाली है, राइट। ये देखिए काफ़ी हद तक सही दिखाई दे रही है। इतने से 50 नंबर ऑफ लाइंस के अंदर आपके पास यहाँ पर यूज़ किया गया, राइट। तो आई थिंक आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप सिंपल से 2 लाइन के कोड से आप किसी भी इमेज को एक ASCII इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर हमने ASCII इमेज को अंदर कन्वर्ट करना सीखा। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।